क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रही है? ज़रा मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी बताइए। क्या ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रही है? इफ़ यस तो भी मुझे बताइए। नहीं आ रही है तो भी मुझे बताइए। कौन कौन सी सिटी से ज्वाइन किया है आपने? ज़रा सिटी का नाम भी लिख भेजिए अपनी। आने देते हैं ज़रा 2 मिनट बाकी बच्चों को भी। कैसा चल रहा है सब कुछ? बताइए जी। आ जाइए सभी लोग आ जाइए ज़रा जल्दी जल्दी। आज तो बहुत स्पेशल सेशन है सर। आज इतना स्पेशल क्या है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपका पसंद का चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है सर जी? उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या आपको याद है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके करिकुलम का एक भारी चैप्टर माना जाता है? क्या बात जानते हो आप ये बात? क्या आप सभी लोग इस बात को जानते हो, मानते हो? आ, हर्ष बेटा देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए। आपको सीधा सीधा प्रिपरेशन करनी चाहिए और अपने एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके पास खोने को बहुत कुछ है। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कोई इंटर वाला बच्चा मुझे कहता है कि अगर सर क्या मैं छोड़ दूं, तो मैं कई बार कहता हूँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना, क्योंकि उसके आगे एक लंबी जर्नी बची होती है। आपके आगे अब लंबी जर्नी नहीं है, क्योंकि आपकी शायद आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सीधा सीधा बस एग्ज़ाम देने जाना है। सो आई रियली डोंट थिंक कि छोड़ना चाहिए आपको। बेटे पीवी फैक्टर फोर्थ ईयर का लगेगा अगर आपने P4 निकाला है। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आपने P4 कैलकुलेट किया है तो फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर लगेगा। ठीक है ना? अगर आपने P4 निकाला है तो फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर नहीं लगेगा। D5 यूज़ होगा, D5 यूज़ होगा न्यूमरेटर में, लेकिन जब उसका पीवी फैक्टर यूज़ होगा, क्योंकि वो P4 निकला है इसलिए P4 होगा। वो एक क्वेश्चन मॉड्यूल ने गलत किया है, उसको माफ़ कर दो बेटा। बाकी सारे क्वेश्चन देखो ना, आप सिर्फ गलत चीज़ पे देख रहे हो। पता है ये क्या होता है? ये अब मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर कभी कभी क्या होता है, बच्चा ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है। वो खुद ही पास नहीं होना चाहता। वो सिर्फ पूरी बुक में जहाँ गलती होगी वहीं अटका रहेगा। वो अगर सही किया हुआ उन्होंने 4 जगह, वो नहीं देखेगा। ऐसा मत करो बेटे। देखिए हर्ष, अगर आप HSBC में हैं तो आपको डेफिनेटली हो सकता है इंटरनली रिक्रूटमेंट वहीं पे मिल जाए। तो अगर आप वहीं, इसके लिए एक काम करते हैं हर्ष, आज रात को ना 10 बजे एक सेशन रखते हैं डिस्कशन का, उसमें आप आना, तब डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? आज रात को मैं एक 10 बजे, 10 सवा 10 बजे एक डिस्कशन सेशन रख लूँगा। अभी मुझे पढ़ाने देते हैं, है ना? अभी मतलब मेरा जो मेन पर्पस है इन सेशंस का, फिर वो बच्चे परेशान होंगे, बाकी सारे बच्चे, ठीक है? तो अभी मुझे आप पढ़ाने दीजिए और फिर बाद में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कशन कर लूँगा इस बारे में। चलिए आइए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? और आज मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 पार्ट में पढ़ाना चाहता हूँ, कि मैं एक क्लास में बड़े अच्छे से नोट्स पढ़ाऊँ और फिर अगली क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊँ। मैं WCM और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को 2-2 दिन देना चाहता हूँ इस FM बूस्टर में। क्या आप सब लोग तैयार हो? देखो, इससे आपका बूस्टर 2 दिन आगे तो चला जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी होगी। ज़रा जल्दी से मुझे सब बता दो कि कितने बच्चे कहते हैं हाँ सर 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में करा दो, कोई बात नहीं, बट तैयारी अच्छे से करा दो इन दोनों चैप्टर्स की।
चलिए लाइक रेशियो को 100% कर दीजिए ज़रा, पहले जल्दी से, आगे बढ़ने से पहले कहीं फिर मैं गुस्सा करूं। ये आते हैं मुफ्ती, बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, बस ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आता। डोंट बी अ मुफ्ती मैन, बी अ गुड बच्चा। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? चलिए आइए। चलिए बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के डिसीजन लिए जाते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब इसमें क्या क्या कवर होगा इस चैप्टर में? ट्रेडिशनल मेथड भी कवर होंगे, मॉडर्न मेथड भी कवर होंगे। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स कवर होंगे और मॉडर्न मेथड के अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक वाले मेथड होंगे। मतलब इनमें पैसे की, समय की कीमत नहीं देखी जाती, समय की कीमत नहीं देखी जाएगी नॉन डिस्काउंटेड में, जबकि डिस्काउंटेड में समय की कीमत भी देखी जाएगी। हम ये भी देखेंगे कि जो समय है उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि हम टाइम वैल्यू भी निकालेंगे, सब चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अब एक है पे बैक पीरियड और एक है एवरेज ARR, जिसे हम बोलते हैं एवरेज अकाउंटिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न बोलो या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलो। इन दोनों मेथड में डिस्काउंटिंग नहीं होगी। इन दोनों मेथड में, बोलो मेरे साथ, इन दोनों मेथड में डिस्काउंटिंग नहीं होगी। ये दोनों के दोनों ट्रेडिशनल मेथड है, नॉन डिस्काउंटेड मेथड है। मतलब आप इनमें डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, बाकी सब में डिस्काउंटिंग होगी। बाकी सब में NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर ये जो पे बैक पीरियड है इसी का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV इंडेक्स, पे बैक रेसिप्रोकल, इन सब में डिस्काउंटिंग होती है, इन दोनों में डिस्काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। पहले तो ये डिफरेंस समझो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फ़र्क है। इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर सभी जगह पे हम कैश फ्लो को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ एक जगह यूज़ होता है, वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जब हम ARR निकालते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज़ करते हैं, जब हम ARR निकालते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। बाकी सब जगह बाकी सारी अन्य चीज़ों को यूज़ किया जाता है, बाकी सब जगह बाकी सारी अन्य चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इसमें क्या डिफरेंस है। आपको ये देखिए, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है, यूज़ कहाँ होता है ये तो पता लग गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ ARR में यूज़ होता है, जबकि जो कैश फ्लो है बाकी सारी जगह पे यूज़ होता है, बाकी सब जगह पे ARR यूज़ होता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है इसके बारे में बताओ। देखो बेटा, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओ, फिक्स्ड कॉस्ट हटाओ, डेप्रीसिएशन भी हटाओ और फिर टैक्स हटाओ और फिर बस इसी को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी इसमें डेप्रीसिएशन को माइनस किया जाता है बट ऐड बैक नहीं करते। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो आप अकाउंट्स में प्रॉफिट बोलते हो, अकाउंट्स में आप डेप्रीसिएशन माइनस करते हो, बस, है ना, टैक्स माइनस करते हो, बात खत्म। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। बट कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो में हम ये सोचते हैं कि डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, उससे टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन वापस बाद में डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देते हैं। अब बताओ डेप्रीसिएशन ऐड बैक क्यों करते हैं? देखो, डेप्रीसिएशन ऐड बैक इसीलिए करते हैं क्योंकि जब डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देते हैं तो ना डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि वो कैश में तो पे ही नहीं हो रहा। इसलिए जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रीसिएशन को माइनस करके वापस ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि हम डेप्रीसिएशन को खर्चा नहीं मानते लेकिन डेप्रीसिएशन से टैक्स सेविंग लेते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, डेप्रीसिएशन को खर्चा नहीं मानते लेकिन डेप्रीसिएशन से टैक्स सेविंग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम टैक्स को वापस इसीलिए ही यहाँ पे हम ऐड बैक कर रहे होते हैं। आई होप आपको मेरी बातचीत समझ आती है मैंने क्या कहा। यानी हम डेप्रीसिएशन को अपना खर्चा नहीं मानते, बोलो मेरे साथ साथ, हम डेप्रीसिएशन को अपना खर्चा नहीं मानते लेकिन डेप्रीसिएशन के साथ साथ हम इसे ऐड बैक कर देते हैं। मेरी बातें क्लियर है ना आपको मैंने क्या कहा? गुड। तो सर आप इसे माइनस और प्लस कर ही क्यों रहे हो? फिर तो बात बराबर ही होगी, माइनस भी किया प्लस भी किया। बेटा माइनस किया प्लस किया तो उसमें पता फर्क क्या पड़ा कि इसमें आपका टैक्स कम हो गया। जब माइनस करा था तो उसकी वजह से टैक्स कम हो गया। तो डेप्रीसिएशन इज यूज फॉर टैक्स बेनिफिट, बोलो एक बारी, डेप्रीसिएशन इज यूज फॉर टैक्स बेनिफिट, बस इतना बोल दो, डेप्रीसिएशन इज यूज फॉर टैक्स बेनिफिट, ये बोलना है आपने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं? ठीक है। अब कैश फ्लो निकालने के दो मेथड हैं,
कैश फ्लो निकालने का एक मेथड तो यही है कि डेप्रीसिएशन माइनस करो और बाद में डेप्रीसिएशन ऐड करो। क्या कहा मैंने? पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो। एक तो ये तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है ये। दूसरा तरीका है बेटे कि ना आप डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो, पहले मत लो, पूरे पे टैक्स लगा दो, पूरे 10 लाख पे टैक्स लगा दो। पूरे पे लगा दिया, लेकिन अब डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग कहाँ गई? डेप्रीसिएशन की टैक्स सेविंग अलग से एंड में ऐड कर दो। यानी आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालो, उस पर टैक्स रेट निकालो, मल्टीप्लाई करो, और जो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन आएगी, यानी डेप्रीसिएशन से कितना टैक्स बचेगा वो अलग से ऐड कर दो। यानी आप डेप्रीसिएशन की टैक्स सेविंग अलग से निकाल कर उसे ऐड कर दो, बात खत्म हो जाएगी। यानी हमने पहले पूरे पे टैक्स लगा दिया और डेप्रीसिएशन की टैक्स सेविंग अलग से दिखा दी, तो भी आंसर वही आएगा जो यहाँ आ रहा है। मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। डेप्रीसिएशन माइनस करी, फिर टैक्स कम हुआ, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करी, तो डेप्रिसिएशन माइनस करी और प्लस करी, इसके अंदर डेप्रिसिएशन को एक्चुअल खर्चा नहीं माना। यहाँ पे हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन को खर्चा ही नहीं माना, डेप्रिसिएशन पे पूरा मतलब पूरे प्रॉफिट पे टैक्स लगा दिया, पूरे पे टैक्स। तो ऐसे तो टैक्स ज़्यादा चला जाएगा, कोई बात नहीं। अब डेप्रिसिएशन से जितनी टैक्स सेविंग मिलनी है वो अलग से ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग अलग से ऐड कर दो, ये भी एक तरीका है। अब मैं आपको क्यों ये दोनों तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा किसी को ICAI कभी ये फॉलो करता है, कभी ये फॉलो करता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये फॉलो करना है कि ये फॉलो करना है। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। एक और इम्पॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते जब हम CFAT की कैलकुलेशन करते हैं। जब इस कैलकुलेशन को करते हैं, CFAT की कैलकुलेशन, सॉरी ये वाली, जब CFAT की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते। अब आप मुझे बताओ इंटरेस्ट को माइनस क्यों नहीं करते? देखिए, इंटरेस्ट को माइनस इसलिए नहीं करते बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर में ऑलरेडी आ गया होता है, इसीलिए इंटरेस्ट को नहीं ट्रीट किया जाता। आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट को कैश फ्लो की कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्योंकि कैश फ्लो को बाद में जब डिस्काउंटिंग करोगे, जो डिस्काउंटिंग करोगे इसके अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्लूडेड होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट को खर्चा नहीं माना जाता, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को खर्चा नहीं माना जाता। हाँ, क्योंकि उसका इफेक्ट ऑलरेडी डिस्काउंटिंग में आ रहा होता है। ये बात भी क्लियर हो गई? जल्दी जवाब दो मुझे, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बच्चों ने कहा बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की, पहले मेथड की। ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है, क्या दोनों से सेम आंसर आएगा? हाँ जी, दोनों से सेम आंसर आएगा। और एक बात और, चैट पे सभी लोग रिस्पॉन्सिव रहें, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्सिव रहें। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाकी लोग नहीं कर रहे, ऐसा ना हो, सभी लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है ना। आइए पहला मेथड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। देखिए, पे बैक पीरियड का मतलब क्या है? पे बैक पीरियड का मतलब है कि आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो कितने समय में लौट के वापस आ जाएगा। बोलो मेरे साथ, आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो कितने समय में लौट के वापस आ जाएगा, उसे बोलते हैं पे बैक पीरियड, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन विच वी गेट बैक आर इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमें कितने समय में लौट के वापस मिल जाएगी, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं? पे बैक पीरियड यूजुअली इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखो, आप ये देखते हो, पहले तो आप देखते हो कि आपको हर साल कितना CFAT मिलेगा, फिर ठीक है जी, आप देखते हो कि आपने इनिशियल पेमेंट कितनी करी थी, पहले आपने कितना पैसा लगाया, आपको हर साल कितना CFAT मिलेगा, फिर उसको क्यूमुलेट कर लो। क्यूमुलेट मतलब हर साल में पिछले साल वाला ऐड करते चले जाओ, मतलब आगे आप ऐड करते जाओ कि टोटल में कितना मिला है, ठीक है ना। टोटल में मैं इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो जब हमें पता लग जाएगा कि हमारा पैसा तीसरे साल के बाद आ रहा है या चौथे साल के बाद आ रहा है, हम पहले वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे कंप्लीटेड ईयर कि कितने साल कंप्लीटेड लग चुके हैं। हमने इनिशियली 10 लाख रुपए लगाए थे, 3 साल में 7 लाख रुपए आ चुके हैं, अब हमें 3 लाख और चाहिए। और अगले आने वाले ईयर में, मतलब 4th ईयर में, मान लो 5 लाख रिकवर हो रहे, 5 लाख का CFAT है, तो इससे हमें पता लगेगा कि हमें कितना पैसा और चाहिए और 4th ईयर में कितना पैसा मिल रहा है। उसकी हेल्प से 3 ईयर्स प्लस उतना टुकड़ा, मतलब मान लो कि 3.75 ईयर्स हमारा पे बैक पीरियड आएगा। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, न्यूमेरिकल समझो। एग्जाम्पल लो, आपने लगाए थे 10 लाख रुपए, आपने कितने लाख रुपए लगाए थे, इन्वेस्ट कितने करे थे? 10 लाख। ये दिख रही है आपको फिगर 10 लाख की, ठीक है जी। अब आपने पहले साल कमाए 4 लाख, तो बेटा क्यूमुलेटिव PV फैक्टर कितना हुआ? ये देखो क्यूमुलेटिव, देखो क्यूमुलेटिव कितना हुआ? 4 लाख। क्या आपके पूरे पैसे वापस आ गए? जल्दी से इस एग्जाम्पल को देखो, आपने लगाए थे 10 लाख, पहले साल वापस आ गए 4 लाख, क्या आपके पूरे पैसे वापस आ गए? आप कहोगे नहीं सर, पूरे पैसे कहाँ वापस आए। ठीक है, अगले साल आपके 3 लाख आए, अब बेटा 4 और 3 कितने होते हैं? 4 और 3 होते हैं 7, तो आप ये देखो आपके 7 लाख वापस आ गए। क्या आपके पूरे पैसे वापस आ गए? अभी भी पूरे नहीं वापस आए। उसके अगले साल आपको मिले 2 लाख, उसके अगले साल आपको कितने मिले? 2 लाख। तो अब आपका टोटल फंड कितने पे पहुंच गया? 9 लाख पे। क्या 9 लाख पे पूरे पैसे वापस आ गए? जल्दी बताओ।
अब आपके 9 लाख वापस आ चुके हैं। क्या आपके पूरे पैसे वापस आ गए? अभी भी नहीं आए सर, अभी भी 1 लाख और आना बाकी है। तो यानी मैं यूँ कहूँ कि पहले 3 साल में आपको 9 लाख मिल चुके हैं, लेकिन आपके पूरे पैसे भी वापस नहीं आए, क्योंकि अभी 1 लाख और आना है। तो वो 1 लाख 4th ईयर में आएगा। तो यानी कितने साल कंप्लीट लग चुके हैं? जल्दी बताओ, कितने साल कंप्लीट लग चुके हैं? तो हम बोलेंगे कि सर 3 साल तो कंप्लीट लग चुके हैं, 3 साल में पूरा पैसा नहीं आया, 4th ईयर के अंदर आया होगा। तो आंसर जो आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ईयर आएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ईयर आएगा, है ना। तो 3 साल प्लस समथिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे पहले 3 साल का दिखाया कि भैया पहले 3 साल में हमारी प्रॉफिट कितनी थी। 3 साल में हमारा पैसा जो आ गया, CFAT आ गया, वो आ गया 9 लाख। अब उसके बाद अगले साल में यानी 4th ईयर में कितना पैसा आ रहा है? 4th ईयर में, अकेले 4th ईयर में 4 लाख आ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला क्या था? कंप्लीटेड ईयर। बताओ कितने साल कंप्लीटेड लगे हैं, जल्दी बताओ कितने साल कंप्लीटेड लगे हैं। तो आप बोलोगे सर 3 साल तो कंप्लीट लगे हैं। अब 3 साल के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कितने साल कंप्लीट लगे हैं? आप बोलोगे 3 साल कंप्लीट लगे हैं। फिर मैं बोलूँगा आपने पैसे लगाए कितने थे? अब आप बोलोगे मैंने लगाए थे 10 लाख। कितने पैसे अब तक आ चुके हैं? कंप्लीटेड ईयर में कितने पैसे आ चुके हैं? आप बोलोगे 9 लाख अब तक आ चुके हैं। तो 1 लाख रुपए और चाहिए, यानी अभी हमें 1 लाख रुपए की रिकवरी और करनी है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए और रिकवर करना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको जो 4th ईयर है उसमें CFAT कितना मिल रहा है? आपको 4th ईयर में 4 लाख का CFAT मिल रहा है, यानी आपको चाहिए 1 लाख, लेकिन 4th ईयर में आपको मिल रहे हैं 4 लाख, 4 लाख मिल रहे हैं, है ना। तो 1/4, 1/4 कितना होता है? 0.25। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.25 ईयर्स। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3.25 ईयर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 3 + 10 लाख हमने लगाए थे, 9 लाख आ चुके हैं, हमें अगले साल 4 लाख मिल रहे हैं, इंटू 12 मंथ्स, इंटू मंथ्स कर दो। जब आप इंटू मंथ्स कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ईयर 3 मंथ्स। मंथ्स में भी आंसर निकाल सकते हो आप, मतलब 3 ईयर 3 मंथ। देखो इसका आंसर हमने इधर ऐसे किया है कि इसका आंसर हम 3.25 ईयर भी दिखा सकते हैं, 3.3 मंथ्स भी दिखा सकते हैं। कितने बच्चों को पे बैक पीरियड समझ आ गया? कैसे दिखाते हैं पे बैक पीरियड, जल्दी बताओ। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आप दिखाओगे कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं, कितने साल आपके पूरे लगे हैं, फिर आपने कितना पैसा लगाया था, आपको कितना पैसा कंप्लीटेड ईयर में मिल चुका है, अगले साल आपके कितने पैसे आ रहे हैं, इंटू 1 करो तो ईयर में आएगा, इंटू 12 करो तो मंथ्स में आएगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? और इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव का टेबल भी बनाना पड़ता है, यानी जो कैश फ्लो है उसे क्यूमुलेट भी करना पड़ता है, उसे भूल मत जाना, क्यूमुलेट भी कर देना। बच्चे इतनी बातें क्लियर हैं आपको? मैं उम्मीद करूं कि इतनी बातें क्लियर है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर इतनी बातें तो हमें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये तो तब क्वेश्चन था जब ना सारे साल का पी जो CFAT था वो अलग अलग था। अगर क्वेश्चन 2 मार्क वाला आ जाए जिसमें सभी ईयर में CFAT बराबर हो, अब मानो हर साल 3 लाख का CFAT आ रहा है, हर साल 3 लाख का CFAT आ रहा है, हर साल 3 लाख का CFAT आ रहा है, अगर हर साल बराबर होता है तो फिर सीधा क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को उससे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो सीधा 3.33 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है जी, बोलिए इतनी बातें समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? V20 कहते हैं कि सर फाइनल नवंबर 27 में है, जो बैच अभी अवेलेबल है वो ले लें या नेक्स्ट लाइव बैच का वेट करें। बेटा मेरी ना एक, अब हमारी एक नई वेबसाइट है www.CA नितिन गुरु, ये लिखी भी है ऊपर, आप देख पा रहे हो ना, CA-nitinguru.com। इस पर अगर आप एडमिशन लेते हो तो इस पर बेनिफिट ये है कि ये मेरी अपनी वेबसाइट है। तो इसमें मैं आपको क्या अलाउ करूँगा कि जब जब भी मैं ये वाला बैच ले लो, इसे देखना स्टार्ट कर दो, जब भी मैं दोबारा लाइव लूँगा आपको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं है, मैं जितना भी पढ़ाऊँगा लाइव में रेगुलर बैच में, वो सारा का सारा आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो कोई अपडेट होगा वो भी दे दूंगा मैं, दोबारा लाइव पढ़ाऊँगा, दोबारा देखने आ जाओ, तो ये फ़ायदा होगा। ये रही हमारी वेबसाइट, नाम है CA-nitinguru.com। ठीक है जी। और अगर आप हमसे पहले पढ़े हैं, कभी भी कोई भी बच्चा अगर CA फाइनल में हमसे पहले पढ़ा है तो उसे 50% ऑफ मिलता है। हमारी वेबसाइट पे जाइए CA-nitinguru.com पे, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, और व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल कि सर मेरे पास, मैंने ये सब्जेक्ट कभी भी नितिन सर से पढ़ा है, आप उसकी डिटेल शेयर कर दें। डिटेल शेयर करेंगे तो आपको हमारे बैच पे 50% ऑफ मिल जाएगा, उसका कोड आ जाएगा आपके पास, आप वो कोड अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना, ये अभी तक तो वैलिड है, अब कब तक वैलिड रहेगा मुझे नहीं पता, 50% ऑफ हम कब तक रखेंगे। क्या बात है, दोनों में एग्जामेशन आई थी, बहुत बढ़िया। फाइनल में इससे भी ज़्यादा, 80 से भी ज़्यादा लाने हैं, ठीक है ना, फाइनल में 80 से भी ज़्यादा लाने हैं। चलिए आइए,
हम पढ़ते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब मैं ना पेबैक के बाद सीधा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ा रहा हूँ, देखो क्यों। डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब होता है कि अब ना आपको डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग करने का मतलब होता है कि आपको पेबैक को, जैसे हमने अभी पहले सीखा CFAT, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम CFAT को ही क्यूमुलेट कर रहे थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले CFAT की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। पहले हम CFAT जो हमें हर साल पैसे मिल रहे हैं, हम उसकी CFAT निकालेंगे। मतलब जैसे मानो मुझे हर साल ABCD रुपीज़ मिल रहे हैं, तो पहले मैं उनका PV फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा। PV फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब इंटरेस्ट के भूत को उतारने का फैक्टर। इंटरेस्ट के भूत को उतारने का फैक्टर, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट के भूत को उतार दो। जब आप इंटरेस्ट के भूत को उतारोगे तो आप CFAT पे आ जाओगे। CFAT को अब आप प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब आपने क्या करना है? जैसे हम पहले CFAT की क्यूमुलेटिव करते थे, CFAT को क्यूमुलेट करते थे, अब हम उसकी PV को क्यूमुलेट करेंगे। मतलब इस सिंपल सी बात है कि आप पहले CFAT का PV निकाल लीजिए, निकाल लिया। अब जो इसके बाद इसे भूल जाओ, अब आप बाकी का क्वेश्चन सिर्फ PV को यूज़ करके करोगे। बस फ़र्क इतना है, क्योंकि ये डिस्काउंटेड है। डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आपको इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो आपको हर साल जो आने वाले पैसे हैं, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, डिस्काउंटिंग करनी है। तो आपने क्या किया? आपने पहले सभी के सभी जो पैसे आपके पास आने हैं, आपने उन सबको PV फैक्टर से इंटू किया, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब जो प्रेजेंट वैल्यू निकली, उस प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेट कर दिया, क्यूमुलेटिव उसको कर दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। मतलब बस फ़र्क ये है कि अब इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन में इसे यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, बस PV जब आपकी CFAT की जगह क्यूमुलेटिव PV आ जाएगा, मतलब ये यूज़ हो जाएगा। मैं इसका भी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो यही वही वाला क्वेश्चन जो पहले हमने पढ़ा था, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था उसी को दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान दो। अब हम बात कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख, पहले साल आए 4 लाख, फिर 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट है 10%, ठीक है। हमें निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। बेटा इसी क्वेश्चन का पेबैक पीरियड हम निकाल चुके हैं, ठीक है जी। बोले मेरी बातें समझ आ गई? एक बच्चा है लक्की देव, कहते हैं सर मैंने आपका May 25 का बैच लिया है, उसमें 3 ही चैप्टर। बेटा धीरे धीरे चैप्टर लोड होते हैं मेरे बच्चे, धीरे धीरे लोड होते हैं, उन्हें देखना तो स्टार्ट करो। हम आपको नया कंटेंट देना चाहते हैं, तो इस मंथ के एंड तक आपके पास सारे चैप्टर आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करो लकी, थोड़ा सा वेट करो। तब तक वो जो पहले 2-3 चैप्टर आए उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो। वीकली चैप्टर अपलोड होते हैं, हर वीक 2-2, 3-3 चैप्टर अपलोड होते रहेंगे। इस मंथ के एंड तक कोर्स पूरा आ जाएगा आपके पास, चिंता क्यों कर रहे हो? घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आइए, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि अगर हम बात करें इन सभी की, तो देखो ये सभी के सभी जो है ये हमारे सिंपल कैश फ्लोज हैं, ध्यान दीजिए। अब अगर मैं ये बोलूँ ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले ये जो हमारे CFAT हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। चलो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे CFAT थे, हमने इन्हें PV फैक्टर से इंटू किया 10% वाले, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का था। अब ये हमारी PV आ गई। अब हमने PV को क्यूमुलेट किया, मतलब अब हम इसे भूल जाएंगे, अब हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, अब हम PV के कॉलम को यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया? पहले साल कितने आए? 363,000। क्या पूरे पैसे आ गए? जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ, क्या आपके पूरे पैसे रिकवर हो गए? आप कहोगे नहीं सर नहीं। अच्छा ठीक है, फिर इस पैसे में इस पैसे को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके दिखाओ। अब 6 लाख आ चुके हैं, क्या 6 लाख में पूरे पैसे वापस आ गए? नहीं सर, हमें 10 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए, अभी तो 6 लाख ही आए हैं, ठीक है। फिर अगले साल के 150,000 ऐड कर दो, तो ये 7 लाख हो गए। क्या पूरे पैसे वापस आ गए? अभी भी नहीं आए सर, अभी भी नहीं आए सर, हमें जाना है 10 लाख पे, ये तो 7.5 लाख के आसपास हुआ है। अच्छा, फिर अगले साल को ऐड कर दो, अगले साल को ऐड करोगे तो 10 लाख हो गया, 10 लाख से ऊपर। तो क्या हम ज़्यादा आगे चले गए? हाँ। तो यानी कंप्लीटेड ईयर कितने लगे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कंप्लीटेड ईयर कितने लगे हैं? 3 कंप्लीटेड ईयर लगे हैं या 4 कंप्लीटेड ईयर लगे हैं? जल्दी बताओ। आप बोलोगे 3 कंप्लीटेड है प्लस समथिंग है, 3 कंप्लीटेड प्लस समथिंग, 4 कंप्लीटेड नहीं, 4 से ऊपर नहीं गया, 3 प्लस समथिंग पे जाएगी बातचीत। बातचीत किस पे जाएगी? 3 प्लस समथिंग पे। बोलो मेरी बातचीत समझ आई आपको मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया, मतलब हमें 3 प्लस सम ईयर्स काउंट करने पड़ेंगे। हमें क्या काउंट करने पड़ेंगे? 3 प्लस सम ईयर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, 273,000, अब इसे इसके साथ ऐड कर दो तो हमारे पास 10,34,000, मतलब 35। तो ये ऊपर चला गया, तो हमें लिखना पड़ेगा कंप्लीटेड ईयर में 3, यानी हमें इन दोनों के बीच में कहीं रुकना है। हमारे कंप्लीटेड ईयर 3 है, अब बाकी सब कुछ सेम यूज़ करो। फॉर्मूला देखो, 3 साल में 3 साल कंप्लीट लग चुके हैं, तब तक हमारा पैसा वापस नहीं आया है। 3 साल कंप्लीट लग चुके हैं, तब तक हमारा पैसा वापस नहीं आया है।
तो हमने लिखा 3 ईयर, हमने लगाए थे 10 लाख, उसमें से हमें आ चुके हैं 7,61,000 वापस। तो माइनस करके पता लग जाएगा कितने पैसे और चाहिए। और अगले साल कितने पैसे मिल रहे हैं वो देखो, अगले साल कितने पैसे मिल रहे हैं 273, वो डिवाइड किया इंटू 1 किया तो ये आ गया 3.873। ये इतने ईयर्स हैं। क्या आपको पे बैक पीरियड में और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में अंतर समझ आया? जल्दी से, आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी, एवरीबडी शुड आंसर मी बैक। चैट में सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है, जल्दी बताओ क्या आपको पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में अंतर समझ आया? सर देखो, पे बैक में और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में बस इतना फ़र्क है कि पे बैक पीरियड में हम ये नहीं निकाल रहे होते, सीधा इसी को क्यूमुलेटिव कर रहे होते, सीधा CFAT को ही क्यूमुलेट कर रहे होते। लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारे CFAT है, हम पहले उन्हें PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके PV निकालते हैं, फिर PV को डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं और PV को यूज़ कर रहे होते हैं। बस यही फ़र्क है कि यहाँ पे डिस्काउंटिंग वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रॉ वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, ये वाली दोनों, ये डिस्काउंटेड हुई हैं, और यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज़ यूज़ हुई थी ये रॉ हुई थी, CFAT की वैल्यूज़ यूज़ हुई थी। डिस्काउंटेड CFAT यूज़ मतलब प्रेजेंट वैल्यू यूज़ नहीं हुई थी, नॉर्मल वैल्यू यूज़ हुई थी। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई। इन दोनों में एक रूल कॉमन है, पे बैक में भी और डिस्काउंटेड पे बैक में भी, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। मतलब अगर मान लो मैंने पैसे लगाए और मेरे पैसे 2 साल में वापस आ रहे हैं, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, मान लो 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B, यहाँ पे पे बैक पीरियड है 2 ईयर्स और यहाँ पे है 3.2 ईयर्स, तो इसे बेटर मानेंगे। जिसमें पैसा जल्दी लौट के आता है उसे बेटर मानते हैं। लेकिन ये एक लिमिटेशन भी है, हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि प्रोजेक्ट ने कमाया कितना, प्रोजेक्ट कितने लंबे समय चला, प्रोजेक्ट ने कितना पैसा कमाया। हम यहाँ पे छोटा सोच रहे हैं। हम छोटा क्या सोच रहे हैं कि हमारा पैसा वापस आ जाए। हमारी सोच क्या है कि हमारा पैसा वापस आ जाए, हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? सो हमें पे बैक पीरियड भी समझ आ गया, हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी समझ आ गया। क्या आपको मेरी दोनों बातें समझ आ गई? हमें पे बैक पीरियड भी समझ आ गया और हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं ARR पे। ARR भी अकाउंटिंग का मेथड है, इसलिए इसमें CFAT यूज़ नहीं होता, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट यूज़ होता है, इसमें PAT यूज़ होता है। यानी एंड में डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक नहीं करते हैं, एंड में डेप्रीसिएशन ऐड बैक नहीं करते हैं। जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था, याद करो मैंने आपको क्या फॉर्मेट बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपके पास आता है, मान लेते हैं प्रॉफिट, या फिर एग्जांपल उस सेल्स में से आपने खर्चे माइनस करे, वेरिएबल खर्चे, फिक्स खर्चे, तो आप डेप्रीसिएशन भी माइनस करते हो। फिर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर उसमें से आप टैक्स माइनस करते हो, फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। बस इसे यूज़ करो, ARR में इसी को यूज़ कर लेते हैं। बट अगर इसमें डेप्रीसिएशन ऐड बैक करो तो ये CFAT बन जाता है, और जो CFAT होता है वो यूज़ होता है बाकी सारे मेथड्स में। बाकी सारे मेथड में, चाहे NPV हो, चाहे PI हो, चाहे पे बैक पीरियड हो, चाहे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो, उन सब में कैश फ्लो यूज़ होता है। यानी ARR मेथड में पैट यूज़ होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बाकी सब में CFAT यूज़ होता है। ठीक है ना? मतलब इस मेथड में डेप्रीसिएशन ऐड बैक नहीं करते हैं, डेप्रीसिएशन ऐड बैक नहीं होती है। ठीक है? और अगर हो गई हो, अगर क्वेश्चन आपको CFAT दे दे तो उसमें से डेप्शन हटा दो, ताकि आप PAT पे आ जाओ। PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाओ, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे आ जाओ। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसे कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं बेटे? जल्दी बताओ। इस प्रॉफिट को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। समझ गए आप मेरी बात? जल्दी बताइए, इस प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं अकाउंटिंग का प्रॉफिट। मेरी बातें क्लियर है? जल्दी बताइए आप सभी लोग, ज़रा मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कि आप सभी को मेरी बातें क्लियर है, हाँ या ना? क्विकली लेट मी नो। बताइए जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं कि इतना हमें समझ आ गया है, हमें ये बात भी समझ आ गई है कि ARR में अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ होता है। ARR में अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ होता है। ठीक है ना? चलिए, देखिए जी, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, इसमें बहुत गड़बड़ है। बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, सबसे आसान मेथड है, इसमें भी गड़बड़ कराते हैं। ध्यान से सुनो। हम इसमें पहली बात तो PAT को यूज़ करेंगे, CFAT को यूज़ नहीं करेंगे। दोबारा बोलो,
हम इसमें PAT को यूज़ करेंगे, CFAT को यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मानो कि क्वेश्चन हमें कहेगा कि हमने शुरू में लगाए 10 लाख, फिर हर साल हमें प्रॉफिट आता गया 5 साल तक। अब ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये सेम भी हो सकता है 5 साल, ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। फिर एंड में टर्मिनल वैल्यू हो सकती है। टर्मिनल वैल्यू मतलब जो मशीन है वो बिक भी तो जाएगी, कबाड़ा बनकर बिक भी तो जाएगी। यूजुअली ऐसा होता है, हमने 10 लाख की मशीन खरीदी तो 4-5 साल बाद वो 2 लाख 3 लाख की बिक जाती है। मान लो कि क्वेश्चन में उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2 लाख, तो हमें ये भी पता है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो ये हमें 5 साल का प्रॉफिट बताया गया है क्वेश्चन में, उनकी एवरेज ले लो। यानी आप क्या करोगे, जो 5 साल का प्रॉफिट है आपके पास, आप इस सब की एवरेज ले लो। एवरेज लेने का मतलब क्या होता है, आप इन सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 5 करो, क्योंकि 5 साल है ना इसलिए डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं। तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई? गुड। अच्छा जी, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, आपने शुरू में प्रोजेक्ट में लगाए थे 10 लाख रुपए, लेकिन अंत में आपके पास वैल्यू है 2 लाख। तो आप इन दोनों की एवरेज भी ले सकते हो, यानी आप 10 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज भी निकाल सकते हो, यानी आप 6 लाख रुपए एवरेज भी ले सकते हो। एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसे क्या बोलते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मतलब मैंने 2 इन्वेस्टमेंट बोली, कौन कौन सी, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक बोली एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। बोली मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा। तो इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा लग सकता है, देखो ये फॉर्मूले यूजुअली लगाए जाते हैं। न्यूमरेटर में लगाया जाता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, आपने हर ईयर का प्रॉफिट ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया। जैसे 5 साल का प्रॉफिट लिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट यूज़ हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज़ हो सकती है, जो आपने शुरू में लगाए थे 10 लाख, वो भी यूज़ हो सकते हैं, और या फिर 6 लाख भी यूज़ हो सकते हैं। 6 लाख कैसे आए होंगे, देखो 6 लाख कैसे आए होंगे, शुरू में आपने लगाए थे 10 लाख, ऐसे समझो, शुरू में आपने लगाए थे 10 लाख, एंड में आपकी वैल्यू है 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख की। तो आप यहाँ पे 6 लाख भी पुट कर सकते हो, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। तो आंसर डिफरेंट आएंगे, बिल्कुल आंसर डिफरेंट आएंगे। तो सर कौन सा सही है, दोनों सही हैं। तो फिर क्या करें, मेरे हिसाब से दोनों कराया करो एग्जाम में। मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर क्या चेक करेगा भाई, कभी वो एवरेज चेक करने लग जाते हैं, कभी वो इनिशियल चेक करने लग जाते हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है दोनों निकालना। याद रखोगे क्या करके आओगे एग्जाम में, एग्जाम में एक मेथड से करके आओगे कि दोनों से करके आओगे, जल्दी बोलो, मुझे रिस्पॉन्स करो सब बच्चे। एग्जाम में आप इस मेथड से करके आओगे या इस मेथड से करके आओगे या दोनों मेथड से करके आओगे, जल्दी बोलो। सर एग्जाम में हम दोनों मेथड से करके आएंगे, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं, बच्चे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी बातचीत हमें समझ आ गई है बढ़िया तरीके से। तो अब आपको ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, इसमें क्या होगा, जितना हायर आंसर होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमने कितना कमाया प्रोजेक्ट से, जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना अच्छा। पेबैक पीरियड में मैंने क्या कहा था, जितना कम होगा उतना अच्छा। पेबैक पीरियड में मैंने क्या कहा था, जितना कम होगा उतना अच्छा, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए नो लिख रहे हो यारिस भाई, आपको एग्जाम में ये दोनों मेथड करके आने हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो, ठीक है जी। अब आता है आपका सबसे प्रिय मेथड का नाम है एनपीवी, ठीक है जी। इसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो मैं ना रूल्स थोड़े धीमे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये रूल्स अगर अच्छे से पढ़ लिए तो वो 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। मैं 10 क्वेश्चन कराऊँ या रूल अच्छे से पढ़ाऊँ, बात बराबर है, ठीक है ना। सुनिए, पे बैक पीरियड खत्म हो गया। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इस प्रोजेक्ट में हमें अंत तक जितना भी पैसा मिलेगा उस सब की आज की वैल्यू देख लो, सारी आज की वैल्यू देख लो बस, ठीक है जी। इसमें हम पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करते हैं, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने शुरू में जो पैसा लगाया वो कहलाता है पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 20 लाख की, एग्जाम्पल लो, मशीन खरीदी 20 लाख की, तो वो हो गया पीवीसीओ कि मेरे पैसे लगे शुरू में 20 लाख कि अगर आज 20 लाख रुपए दिए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 20 लाख। आज के 20 लाख की वैल्यू 20 लाख ही है, क्योंकि आज का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, जीरो पीरियड का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, ठीक है। फिर इस प्रोजेक्ट से हमें 4 साल तक पैसा मिला, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और एंड में स्क्रैप वैल्यू भी मिली। स्क्रैप वैल्यू मतलब टर्मिनल वैल्यू, मतलब चौथे साल के अंत में मशीन बिक भी जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। पहली बात ध्यान रखना, ये पीएटी नहीं है, ये पीएटी नहीं है, पीएटी नहीं है, ये सीएफएटी है। मुझे जल्दी बताओ पीएटी में और सीएफएटी में क्या फ़र्क है, ये तो याद है ना, ठीक है।
तो ये CFAT है बेटा, ये सब क्या है CFAT। तो आपने क्या करना है, आपने CFAT लेना है हर साल का, आपने हर साल का CFAT लेना है, उसके साथ आपने स्क्रैप वैल्यू को अटैच कर देना है, आपने CFAT को लेना है और आपने उसके साथ स्क्रैप वैल्यू को अटैच कर देना है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको, मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। तो जब आप CFAT के साथ स्क्रैप वैल्यू को अटैच कर देते हो, जब आप CFAT के साथ स्क्रैप वैल्यू को अटैच कर देते हो एंड में, फिर अब आप इन सबको डिस्काउंटिंग करने लगो। डिस्काउंटिंग मतलब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगो। डिस्काउंटिंग करने का मतलब होता है उनकी आज की वैल्यू निकालना। जैसे सोचो हम इंटरेस्ट चढ़ाते हैं कभी किसी चीज़ पे, जैसे एग्जाम्पल लो, प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट चढ़ाते हो तो आपके पास अमाउंट आता है। तो अगर यानी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पे इंटरेस्ट चढ़ाते हो तो वो फ्यूचर वैल्यू बनती है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू डिराइव करना चाहूँगा तो मैं फ्यूचर वैल्यू को 1/1 + i⁻n करूँगा, यानी डिस्काउंटिंग करूँगा। इसे जैसे डिस्काउंटिंग बोलते हैं, इसे मैं कई बार बच्चों को प्यार से बोलता हूँ कि इसका मतलब है इंटरेस्ट का भूत उतारना। हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट के भूत को उतार रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू पे इंटरेस्ट का भूत चढ़ाओ तो फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। यानी अगर हमें फ्यूचर वैल्यू पता है, बाद की वैल्यू पता है और आज की वैल्यू निकालनी है, तो इंटरेस्ट के भूत को उतार दो। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट के भूत को उतारना है। इंटरेस्ट के भूत को उतार रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कर रहे हैं, प्रेजेंट मतलब बेसिकली इंटरेस्ट के भूत को उतार के वापस ला रहे हैं। इंटरेस्ट के भूत को उतार के वापस ला रहे हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? पक्की बात है। यानी आप इन सब में से इंटरेस्ट के भूत को उतारो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनो, पहले आराम से सुनो, फिर फॉर्मेट भी समझाऊंगा। पहली बात, इस कैलकुलेशन में संक कॉस्ट को नहीं लेते। इस कैलकुलेशन में संक कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी कमिटमेंट हम पहले कर चुके हैं, है ना, उसे इग्नोर कर दो। इररेलेवेंट कॉस्ट जो चेंज नहीं हो रही, मतलब अगर हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें और वो खर्चा चेंज नहीं हो रहा, वो खर्चा पहले भी था अभी भी है, एडमिन का खर्चा पहले भी था अभी भी है, उसे इग्नोर कर दो। यानी अगर एक खर्चा जेन्युइनली खर्च नहीं हो रहा, जेन्युइनली इनकर नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा इस प्रोजेक्ट के आने से, तो उसे इग्नोर कर दो। जो फिक्स खर्चे हैं, जो एडमिन के खर्चे हैं, जो आप ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर रहे हो लेकिन वो एक्चुअली में इनकर नहीं हो रहे, उन्हें उन सबको इग्नोर कर दो। यानी यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट लेते हैं, इररेलेवेंट कॉस्ट नहीं लेते, ठीक है ना। अपोर्शनल एक्सपेंसेस, जो हेड ऑफिस के खर्चे अपोर्शन किए जा रहे हैं, उन्हें भी इग्नोर कर दो। अगला सवाल है प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है उसकी आज की वैल्यू। यानी आप इंटरेस्ट के भूत को उतार रहे हो, आप फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट के भूत को उतारते हो तो प्रेजेंट वैल्यू आती है, ठीक है जी। अब सुनिए, फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट क्या है, पहली बात आप ये दिखाते हो कि आपके आउटफ्लोज कितने हैं। आउटफ्लो मतलब अगर मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं एक नई मशीन खरीद रहा हूँ, अगर मैं एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कितना पैसा जा रहा है। पहले हम अपने आउटफ्लोज को देखते हैं, सबसे पहले हम अपने आउटफ्लोज को देखते हैं, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो, आप ये देखो कि आपके खर्चे कितने हैं। देखो अगर आपने एक नई मशीन खरीदी 80 लाख की, तो वो 80 लाख दिखा दिए, जीरो पीरियड पे 80 लाख दिए थे, क्योंकि आज पैसे दिए होंगे। यूजुअली मशीन जब अगर मैं आज प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो पीरियड पे ही मैंने उसके पैसे दे दिए होंगे। तो अगर मैंने एक मशीन खरीदी जीरो पीरियड पे, उसके पैसे दे दिए एक, तो आज के 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वैल्यू दिखा दी 80 लाख, ठीक है। ये बात क्लियर है, हमने यहाँ पे 80 लाख की वैल्यू दिखा दी, बहुत बढ़िया। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए सेल ऑफ ओल्ड मशीन। इसमें से किसे माइनस कर दो, सेल ऑफ ओल्ड मशीन को माइनस कर दो। जैसे ही आप सेल ऑफ ओल्ड मशीन को माइनस करोगे, यानी आपकी पुरानी मशीन कितने की बिकती है, मानो आपकी पुरानी मशीन बिकती है 20 लाख रुपए की, तो आपने यहाँ पे 20 लाख रुपए की पुरानी मशीन बेच दी, ये दिखा दिया। अब आप इसी में से ग्रांट या सब्सिडी को माइनस करिए। इसी में से किसे माइनस करिए, ग्रांट या सब्सिडी को माइनस करिए। आप दिखाइए कि अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि हमें ग्रांट मिल रहा है, तो जीरो पीरियड पे पैसे मिले हैं, तो जीरो पीरियड पे पीवी फैक्टर 1 होता है, उतनी सब्सिडी माइनस कर दो। पर अगर हमें ये सब्सिडी 1 साल बाद मिली है, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ना सब्सिडी 1 साल बाद मिलती है, ठीक है जी। अगर सब्सिडी 1 साल बाद है तो आपको 1 साल बाद का पी फैक्टर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कौन सा पी फैक्टर दिखाना पड़ेगा, 1 साल बाद वाला पी फैक्टर लेके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास ये पैसा आ गया, हमने कितना पैसा लगाया प्रोजेक्ट में, प्लस वर्किंग कैपिटल। देखो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं यूजुअली हम उसमें वर्किंग कैपिटल लगाते हैं। मानो कि हमने मशीन खरीदी 20 लाख की या 80 लाख की, ठीक है ना, और हमने 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगाया, तो वर्किंग कैपिटल भी जीरो पीरियड पे लगता है जब पीवी फैक्टर 1 होता है, यानी जब 1 रुपये की कीमत 1 रुपये होती है, तब मानो हमने 20 लाख का वर्किंग कैपिटल लगाया, तो यहाँ 20 लाख आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके पीवीसीओ आ जाएगा। पीवीसीओ मतलब हमारी जेब से कितना पैसा गया है जीरो पीरियड पे, आज की तारीख पे हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा, आज की तारीख पे हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा, दैट इज कॉल्ड पीवीसीओ। उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है।
अब हमें पैसा आने कैसे लगा, अब हमने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, धीरे धीरे करके पैसा आएगा, उसमें से कमाई आएगी, तो उसमें से एनुअल CFAT कितना आ रहा है। अब CFAT कैसे निकालते हैं मैं ऊपर बता कर आया हूँ आपको, है ना। CFAT आपको आता है, तो अब आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितना कितना PV फैक्टर है और कितनी कितनी आपकी CFAT है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप PV फैक्टर को CFAT से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो उधर। अब आपने 4 साल बाद मशीन भी बेच दोगे। अगर हम प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, मैंने आज मशीन खरीदी 80 लाख की, तो 4 साल बाद उस मशीन को बेच दूंगा। अब वो मशीन कितने की बिकेगी, अगर उसे बेचने में कुछ खर्चे हो रहे हैं वो माइनस कर दो, तो नेट वैल्यू को लो। नेट वैल्यू मान लो एंड में मशीन बिकेगी 10 लाख की, लेकिन उसको डिसमेंटल करने का, उसे खोलने का खर्चा 2 लाख है। मशीन बिकेगी 10 लाख की, लेकिन उसे खोलने के 2 लाख लगेंगे, तो हमें तो 8 लाख ही मिलेंगे। हमारी जेब में कितने आएंगे, 8 लाख। तो यहाँ पे आप 8 लाख लिखोगे। उस केस में आप यहाँ पे 8 लाख लिखोगे सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो आपने 4th ईयर का PV फैक्टर लिया, 8 लाख से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको सैल्वेज वैल्यू दिखा दी। ये इनफ्लो में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आ रहा है बेटा, क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से जा नहीं रहा, ये पैसा हमारी जेब में आ रहा है, इसीलिए हम इसे इनफ्लो में दिखाते हैं। फिर हमेशा अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, वरना क्वेश्चन खुद बोल देगा, नहीं भी बोलेगा, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये अजम्पशन लेनी है कि जितनी वर्किंग कैपिटल आपने शुरू में लगाई थी उतनी वर्किंग कैपिटल आपको एंड में वापस आ जाएगी। जितनी वर्किंग कैपिटल आपने शुरू में लगाई थी उतनी एंड में वापस आ जाती है, ठीक है जी। तो मान लो हमने शुरू में 20 लाख रुपए लगाए थे, तो एंड में वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाती है। रिकवर मतलब उतनी वर्किंग कैपिटल वापस आ जाती है। तो 4 साल के अंत पे हमें उतनी वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगी, हम उसे यहाँ दिखा देंगे इनफ्लो में। अब हमारे इनफ्लोज ऐड हो जाएंगे, तो ये PVCI आ जाएगी। PVCI का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि फ्यूचर में जितने भी इनफ्लोज आने हैं, फ्यूचर में मुझे जितना भी पैसा मिलना है, उसकी आज की वैल्यू क्या है। मैंने उन सबके इंटरेस्ट के भूत को उतार दिया, देखो इंटरेस्ट के भूत को उतार दिया, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। मतलब मुझे फ्यूचर में जो भी इनफ्लो मिलना है उसकी आज की वैल्यू बताओ। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं बेटे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। क्या कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों समझ आ गए। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, यानी आज का आउटफ्लो और आज की इनफ्लो। सर आज का इनफ्लो कैसे है, इनफ्लो तो बाद में आएगा। बेटा आएगा बाद में, लेकिन मैंने उसके इंटरेस्ट के भूत को उतार के उसे आज ला दिया। मतलब आएगा तो वो बाद में, लेकिन हमने उसके इंटरेस्ट के भूत को उतारा, हमने उन वैल्यूज़ के इंटरेस्ट के भूत को उतारा और उसे आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आज ही डिसीजन हो सके, आज ही निर्णय हो सके, ठीक है जी। तो हम PVCI पे पहुंच गए, PVCO हमें पता था, अब हम PVCI माइनस PVCO कर देंगे, इससे हमारे पास NPV आ जाएगी, इससे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसे बोलते हैं NPV। NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर NPV पॉजिटिव है, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर NPV पॉजिटिव है, 0 है या 0 से ऊपर है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर NPV नेगेटिव है तो ऐसे प्रपोजल को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे प्रपोजल को हम रिजेक्ट कर देते हैं। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। NPV अगर नेगेटिव है, इसका मतलब हम अल्टीमेटली कमा नहीं रहे, हमारा पैसा गंवा रहे हैं, हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमने किसी प्रोजेक्ट में लगाए 80 लाख, वापस आएंगे सब कुछ मिलाकर 75 लाख, तो उल्टा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा आज की डेट के हिसाब से। तो भैया ऐसे प्रोजेक्ट को हाथ जोड़ दो, मना कर दो, हमें नहीं करना ऐसा प्रोजेक्ट। यानी अगर NPV नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो। बोलो, अगर NPV नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो। और अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो जिसकी NPV सबसे ज़्यादा है उसे सिलेक्ट करो, जिसकी NPV हाईएस्ट पॉजिटिव है उसे सिलेक्ट करो, ठीक है। अब कई बारी बच्चे ना मुझसे ये पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, आपका NPV अगर 0 आ रहा है तब आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो। बेटा NPV 0 आने का मतलब है कि ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं कमाया। NPV 0 आने का मतलब है कि हमने अपने एक्सपेक्टेड रेट पे कमाया। देखो, जो हमारी, मानो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मान लो NPV 0 आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 0 कमाया। इसका मतलब है कि जो हमारा 10% कमाने का टारगेट था वो कमाया, उससे ज़्यादा नहीं कमाया। इसका मतलब है कि हमने उससे ज़्यादा नहीं कमाया, उतने पे कमाया। तो वो जो 10% का रेट है वही IRR बन जाएगा अगर NPV 0 आ गई। इसका मतलब 10% ही हमारी IRR है, 10% ही हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, 10% ही हमारी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है। यानी हमने एक्चुअली में 10% कमाया, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट से हमने एक्चुअली में 10% कमाया। इसका मतलब ये है, ठीक है जी। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी। यानी एक बच्चा कह रहा है कि क्या सर NPV 0 होने का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, NPV 0 आने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है। NPV 0 आने का मतलब है कि हमें एक्सेस प्रॉफिट नहीं होगा 10% से, लेकिन 10% तो हो ही रहा है।
हम 10% तो कमा ही रहे हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेड रेट, जो ये हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न थी, एक्सपेक्टेड रेट कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा रहे। इसका मतलब है एनपीवी जीरो आने का मतलब है हम एक्सपेक्टेड रेट जो थी हमारी 10% की वो कमा रहे हैं, पर हाँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा रहे, ये मतलब है इसका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा रहे। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल जितनी शुरू में लगती है एंड में वापस आ जाती है। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ये ध्यान रखना। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। हम ये मानते हैं एनपीवी के क्वेश्चन में, जो पैसा आपने बचा लिया समझो वो पैसा आपने कमा लिया, जो पैसा आपने बचा लिया समझो वही पैसा आपने कमा लिया। मान लो कि अगर हम एक नई मशीन खरीदते हैं और उसकी वजह से हमारी लेबर सेव होती है, तो जितनी लेबर सेव हो रही है उसे भी हम अपने रेवेन्यू में लिख देंगे, जितने की लेबर सेव हो रही है उसे हम अपने रेवेन्यू में लिख देंगे। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, उसे हम रेवेन्यू मान लेंगे। ठीक है। और मनी फोरगॉन इज मनी एक्सपेंस। जो पैसा हम कमा सकते थे अब हम नहीं कमा पा रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो पैसा हम कमा सकते थे लेकिन अब हम नहीं कमा पा रहे, उसे हम अपना खर्चा मान लेंगे, उसे हम अपना खर्चा मान लेंगे। मनी फोरगॉन इज मनी एक्सपेंस्ड। जो मनी हमारी फोरगो हो गई, फोरगो मतलब चली गई, उसे हम अपना खर्चा मानेंगे। मनी फोरगॉन इज मनी एक्सपेंस्ड। ठीक है जी। जो पैसा हम कमा सकते थे हमने नहीं कमाया, हम उसे अपना खर्चा मानने लगेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो पैसा हम कमा सकते थे हमने नहीं कमाया उसे, जैसे एग्जांपल लो, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास उस बिल्डिंग का किराया आता है, मानो मेरे पास एक बिल्डिंग का किराया आता है, लेकिन अगर मैं उसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस बना लूँ, उसी बिल्डिंग में मैं अपनी फैक्ट्री लगा दूँ, तो मुझे रेंट आना बंद हो जाएगा। तो जो 2 लाख का रेंट आता था वो नहीं आएगा। अगर वो 2 लाख का रेंट अब नहीं आएगा तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रेंट हो गया, मतलब मेरा वेस्ट हो गया वो पैसा। उस पैसे को मैं अपने लिए एक एक्सपेंस मानूंगा, उसे मैं अपना खर्चा मानूंगा, उसे खर्चे की तरह ट्रीट करूंगा। सर वो खर्चा थोड़ी ना आपको देना थोड़ा ना पड़ रहा है, हाँ वो देना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो पैसे मैं कमा सकता था, अब मैं कमा नहीं पा रहा। मेरी बात को समझो, वो पैसे मैं कमा सकता था, अब मैं नहीं कमा पा रहा, तो मैं उसे अपना खर्चा ही मानूंगा। इसी मनी फोरगॉन इज मनी एक्सपेंस्ड। जो पैसा आप कमा नहीं पा रहे, जो आपकी कमाई बर्बाद हो गई, उसे अपना खर्चा मान लो। उतना पैसा आपका बर्बाद हो गया, खर्च हो गया। ठीक है जी। अगला टॉपिक है पीआई। पीआई मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने एनपीवी में क्या किया था, हमने एनपीवी में किया था पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, माइनस किया था, इन दोनों को माइनस किया था, और हमने कहा था कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और हमने कहा था कि अगर एनपीवी लेस देन 0 होगा तो रिजेक्ट करेंगे प्रपोजल को। याद आया आपको? हाँ सर, हमें एनपीवी तो याद आ गई। सर हमें एनपीवी तो याद है। अब बिल्कुल वैसे ही पीआई भी आ जाएगी, पीआई भी याद हो जाएगी। पता है पीआई में क्या करते हैं, बस माइनस की जगह डिवाइड करते हैं। इसे बोलते हैं डिजायरेबिलिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, डिजायरेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक ही बात है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ करते हैं। दोबारा बोलो, क्या करते हैं, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ करते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर पीआई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, और अगर पीआई लेस देन 1 है तो रिजेक्ट करो। यानी अगर प्रपोजल में पीआई का आंसर 1 से बड़ा है, एक बात बताओ, पीआई का आंसर 1 से बड़ा कब आएगा, जब एनपीवी पॉजिटिव होगा। देखो अब इसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, ध्यान से सुनो, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। यानी अगर पीवीसीआई बड़ा है, अगर पीवीसीआई बड़ा है पीवीसीओ से, तो इसका मतलब हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, यानी पीआई 1 से ज़्यादा है। पीआई 1 से ज़्यादा का मतलब ये है कि हम 1 रुपया लगा के 1 रुपये से ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। एग्जाम्पल लो, ये आंसर आ रहा है 1/1.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम 1 रुपया लगा के 1 रुपये 20 पैसे प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जल्दी बोलो, इसका मतलब हम 1 रुपया लगा के 1 रुपये 20 पैसे प्राप्त कर रहे हैं, यानी हमें 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी हमें ये समझ आ गया कि इसमें 20 पैसे का प्रॉफिट आ रहा है। क्यों? इसको अर्थ कैसे समझाते हो, अगर पीवीसीओ 1 है और ये 1.2 है, इसका मतलब है कि हम 1 रुपया लगा रहे हैं बिजनेस में और हमें 1.2 रुपीज़ वापस मिल रहे हैं, ये मतलब है, यानी प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो एक्सेप्ट करो, थोड़े ज़्यादा ही मिल रहे हैं। अच्छा, अगर ये 0.8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम 1 रुपया लगा रहे हैं और बदले में हमें वापस आ रहा है खाली 0.8। 1 रुपया लगा के खाली 0.8 वापस आ रहा है। अगर 1 रुपया लगा के खाली 0.8 वापस आ रहा है तो ये नुकसान है, तो आपको इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो आपको इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। बोलिए, मेरी बातें समझ आ गई आपको? ये आ गया मेथड 4 पीआई। पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है जी, पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
इसी को डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिजायरेबिलिटी इंडेक्स। पीआई पीवीसीआई बाय पीवीसीओ, ये समझ आ गए, फॉर्मूले आपको समझ आ गए इसके बारे में। एक और छोटा सा टॉपिक है एनपीवी इंडेक्स। एनपीवी इंडेक्स छोटा सा है, इसमें क्या करना होता है? इसमें एनपीवी अपॉन पीवीसीओ करना होता है। एनपीवी अपॉन पीवीसीओ मतलब पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ अपॉन पीवीसीओ। बड़ा सिंपल है। मतलब अगर मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊं, अगर मैं एक बार तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊं तो बताओ एनपीवी कैसे आएगा? आप बोलोगे एनपीवी आएगा पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, ठीक है। पीआई कैसे आएगा? पीआई आएगा पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। और फिर एनपीवी इंडेक्स कैसे आएगा? एनपीवी इंडेक्स आएगा दोस्तों जब आप पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ अपॉन पीवीसीओ कर दोगे। इसी को और कैसे बोलते हैं पता है? इसे ऐसे भी बोलते हैं कि पीआई माइनस वन। क्या बोलते हैं? पीआई माइनस वन, इसे ऐसे भी कहा जाता है। तो शॉर्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, इसी को पीआई माइनस वन कहते हैं। क्या मेरी तीनों बातें आपको समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को समझ आ रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए अब हम बात करते हैं आईआरआर की। आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वैसे इसके बारे में हम पहले भी पढ़कर आए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने पढ़ा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कितना एक प्रोजेक्ट एक्चुअली में कमा रहा है जिसपे उसकी एनपीवी जीरो। वो कौन सी फिगर है, वो कौन सा रेट है जिस रेट पे एनपीवी जीरो आ जाएगी? जिस रेट पे एनपीवी जीरो आ जाएगी। तो देखो आप क्या करते हो, मानो आपने 5% के रेट पे एनपीवी निकाली, मानो पॉजिटिव आ गई, मान लो पॉजिटिव आ गई, तो अब आप रेट बढ़ाकर एनपीवी निकालोगे। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आने का मतलब है कि हम 5% से ज़्यादा कमा रहे हैं। हम 5% से ज़्यादा कमा रहे हैं 100 रुपये, यानी हम 5% से मोर अर्न कर रहे हैं, मोर। तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम रेट बढ़ाकर दोबारा एनपीवी निकालेंगे। मानो 10% पे नेगेटिव एनपीवी आ गई 60 रुपीज़, यही हम चाहते थे। एक बार पॉजिटिव एनपीवी, एक बार नेगेटिव एनपीवी, यही हम चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमें जाना है एनपीवी जीरो पे, हमें जाना है आईआरआर पे। आईआरआर वो पॉइंट होता है जहाँ पे एनपीवी जीरो होती है। आईआरआर कौन सा पॉइंट होता है दोस्तों? बताओ। आप बोलोगे आईआरआर सर वो पॉइंट होता है जहाँ पे एनपीवी जीरो होती है। बोलो बोलो मेरे साथ, आईआरआर कौन सा पॉइंट होता है? आप बोलोगे आईआरआर वो पॉइंट होता है सर जहाँ पे एनपीवी जीरो होती है, जहाँ पे एनपीवी जीरो होती है। समझ गए आप मेरी बात? यानी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 5% पे एनपीवी 100 रुपये है और 10% पे एनपीवी 60 रुपये है। 5% पे एनपीवी 100 रुपये है, 10% पे एनपीवी 60 रुपये है। तो आपने क्या करना है? आपने हाई रेट और लो रेट को रखना है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर रेट पे एनपीवी कितनी आई, लो रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आई होगी और हाई रेट पे एनपीवी नेगेटिव आई होगी। अब आपको उनके बीच में एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे एनपीवी जीरो होती है। आपको उनके बीच में एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे एनपीवी जीरो होती है। आपको उस पॉइंट तक जाना है, उस पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट तक कैसे पहुँचोगे जहाँ पे एनपीवी जीरो होगी? सुनिए, अगर आपको जीरो एनपीवी पे जाना है तो आप एक काम करोगे, आप लिखो आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट, लोअर रेट मतलब 5% प्लस लोअर रेट की एनपीवी। लोअर रेट की एनपीवी मतलब आपकी जो ये लोअर रेट की एनपीवी थी 100 रुपये, इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स। बेटा डिफरेंस ऑफ रेट्स मतलब आप इन दोनों रेट्स का अंतर कर लो, आप इन दोनों के रेट का अंतर कर लो, ठीक है जी। इन दोनों के डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी, अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी मतलब लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी। ये फॉर्मूला ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने याद होगा आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा है हमने ये सेम फॉर्मूला। अगर पहला रेट पॉजिटिव होता है तो रेट बढ़ाकर दोबारा एनपीवी निकालते हैं जब तक एनपीवी नेगेटिव ना आ जाए। अगर पहला रेट ही नेगेटिव आ जाता है एनपीवी, तो रेट घटाकर एनपीवी निकालते हैं जब तक पॉजिटिव ना आ जाए। अगर एनपीवी और आईआरआर का कॉन्फ्लिक्ट है, मान लो कि आपके सामने दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा आ रहा है लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट का आईआरआर ज़्यादा आ रहा है, तो आप किसे चुनोगे? अब आप मुझे बताओ, अगर एक प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा आ रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट का आईआरआर ज़्यादा आ रहा है, अब हम फंस गए, अब हमारा दिमाग फंस गया। क्यों? क्योंकि अगर हम दिल की सुने या दिमाग की सुने, ऐसी बात होगी ना, दिल की सुने या दिमाग की सुने। क्योंकि एनपीवी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट अच्छा है, आईआरआर के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट अच्छा है। मेरी बात समझे? ऐसे में हमें हमेशा एनपीवी को चुनना है, जिसका एनपीवी ज़्यादा है, जिसका एनपीवी ज़्यादा है उसे चुनो, ठीक है जी। ऐसे में किसे चुनो? जिसका एनपीवी ज़्यादा है।
बोलिए मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा? ऐसे में किसे चुनो? उस प्रोजेक्ट को चुनो जिसकी एनपीवी ज़्यादा है, उस प्रपोजल को चुनो जिसकी एनपीवी ज़्यादा है, ठीक है? बोलो मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? ठीक है, मैं आपको ना एक बारी एक स्पेसिफिक पेज पे लेके आता हूँ। देखो इस वाले पेज पे, अब देखो इसमें से हमने कितना पढ़ लिया ज़रा समझो। हमने पे बैक पीरियड पढ़ लिया। पे बैक पीरियड मतलब अगर हम आज पैसा लगाते हैं हमें कितने समय में पैसा लौट के वापस आता है, जितनी जल्दी आ जाता है उतना अच्छा होता है, ये होता है पे बैक पीरियड। फिर उसकी डिस्काउंटिंग कर दो तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ARR का मतलब क्या था? हमने बोला कि शुरू में हमने कितना पैसा लगाया, हर साल हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, एंड में स्क्रैप वैल्यू कितनी है। तो हमने इसमें एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखनी सीखी, ये भी हमने पढ़ लिया। NPV तो पूरी स्टेटमेंट बनानी सीखी। PI में ये हमने सीखा था PVCI माइनस PVCO, और ये सीखा था PVCI अपॉन PVCO। और यहाँ पे वो देखा जहाँ पे NPV जीरो होता है, जिस पॉइंट पे NPV जीरो होता है उसे बोलते हैं IRR, लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ NPV। ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। डिस्काउंटेड पे पीरियड भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे क्या क्या मेथड रहते हैं, NPV इंडेक्स भी हमने पढ़ लिया। अब एक तो MIRR पढ़ना रहता है और एक पे बैक रेसिप्रोकल पढ़ना रहता है। पहले ना मैं मेथड्स फिनिश करा देता हूँ, पहले मेथड्स फिनिश करा देता हूँ सब टाइप्स पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन की टाइप्स पढ़ाने से पहले। ठीक है जी, हम पहले 7th और 9th को कंप्लीट करके आते हैं, इन्हें समझते हैं। देखो अभी तक हम बाकी सारे मेथड में क्या कर रहे थे, हम वापस आ रहे थे, वापस बैक डेट पे आ रहे थे, प्रेजेंट डेट पे आ रहे थे, आज की डेट पे आ रहे थे। बट मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? आगे की तरफ, हम टर्मिनल डेट पे जाते हैं। आइए हम MIRR के बारे में पढ़कर आते हैं। किसके बारे में? MIRR के बारे में पढ़कर आते हैं। देखिए समझिए, MIRR ये हमारा मेथड नंबर 7 है, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप ना, जैसे आपने शुरू में कुछ पैसा लगाया, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपने शुरू में प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या करो, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये देखो कि आपने आने वाले समय में कितना कितना CFAT कमाया, हर साल कुछ ना कुछ CFAT कमाया। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते हो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप सारे CFAT की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, आज की डेट की वैल्यू निकाल रहे थे, डिस्काउंटिंग कर रहे थे। यही कर रहे थे ना आप, PVCI निकाल लेते थे, इसे PVCO मान लेते थे और इन्हें माइनस करके आप NPV निकाल लेते थे। अब तक आप यही काम कर रहे थे, बोलो हाँ या ना? अब तक आप यही काम कर रहे थे कि इसे PVCO मान के, इसे PVCI मान के, इन दोनों को माइनस करके हम NPV निकाल रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करते, MIRR में ऐसा नहीं करते, यह है मॉडिफाइड, यह है मॉडिफाइड, तभी इसका नाम है मॉडिफाइड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इन सभी पैसों को पहले टर्मिनल डेट पे ले जाते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर इन पैसों को हम री इन्वेस्ट कर दें, हम ये मानते हैं कि जो हमें फर्स्ट ईयर में पैसा मिलेगा मैं वो अपने घर नहीं लाऊंगा, वो मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा बचे हुए 4 साल के लिए। जो मुझे सेकंड ईयर पैसा मिलेगा मैं उसे री इन्वेस्ट कर दूंगा बचे हुए 3 साल के लिए। जो पैसा मुझे थर्ड ईयर मिलेगा मैं उसे री इन्वेस्ट कर दूंगा बचे हुए 2 साल के लिए। जो पैसा मुझे फोर्थ ईयर में मिलेगा मैं उसे री इन्वेस्ट कर दूंगा बचे हुए 5 साल के लिए। मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? यानी आप इन सभी को री इन्वेस्ट कर दोगे रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ के लिए। यानी जो आपने फर्स्ट ईयर में कमाया आप उसे 4 साल के लिए आगे ले जाओ, 4 साल का इंटरेस्ट का भूत चढ़ा दो उस पर। तो बेसिकली 4 साल के लिए इन्वेस्ट करके उसे एंड पे ले गए, टर्मिनल डेट पे ले गए। इसे 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इसे 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इसे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इसे 0 पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया। 0 पीरियड की इन्वेस्टमेंट मतलब उसी डेट वैल्यू पे रख लिया। जैसे अगर इधर 10 लाख थे तो इसकी वैल्यू 10 लाख ही होगी सेम डेट पे। अब आप इन सबको ऐड करो, इस सबको ऐड करके आपके टोटल टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। टोटल टर्मिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा? पहले बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है? टोटल टर्मिनल वैल्यू निकालो। पहले आप क्या निकालो? टोटल टर्मिनल वैल्यू। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जो पैसे आपको इस साल मिले अलग अलग जगह से, आप उन हर साल के पैसों को आप एंड के वैल्यू पे ले जाओ, इंटरेस्ट चढ़ाकर टोटल टर्मिनल वैल्यू पे ले आओ। अब ये जो टोटल टर्मिनल वैल्यू है और ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों इक्वल किस रेट पे होंगी? मतलब अब मैं इस टोटल टर्मिनल वैल्यू को, ध्यान से सुनो, ये जो टोटल टर्मिनल वैल्यू है मैं इसे किस रेट पे डिस्काउंट करूं कि ये इसके बराबर हो जाए, उस रेट को बोलते हैं MIRR। यानी MIRR कौन सा रेट है? MIRR वो रेट है, आप अगर इसकी डेफिनेशन कभी लिखने को आ जाए, वैसे कभी आएगी नहीं, हमारे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर कभी आ जाए तो व्हाट इज MIRR, तो आप बोलोगे वो रेट, द रेट एट विच द टर्मिनल वैल्यू व्हेन डिस्काउंटेड
अगर आप टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करोगे विल बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो टर्मिनल वैल्यू है, जो अंत की वैल्यू है, अगर मैं उसको डिस्काउंट करूंगा तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर बन जाएगी। यानी अगर मैं टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करूंगा MIRR के रेट से, रेज टू पावर 5 क्यों किया? क्योंकि 5 साल की डिस्काउंटिंग है बेटा। अगर मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ तो मैं 5 साल की डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, 5 ईयर्स की डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं टर्मिनल वैल्यू को 5 साल की डिस्काउंटिंग कर दूंगा तो जब मैं उसे शुरू की वैल्यू पे ले आऊँगा, इक्वल रख दूंगा, तो इस रेट को MIRR बोलते हैं। इस रेट को MIRR बोलते हैं। So MIRR is the rate at which the terminal value when discounted becomes equal to initial investment। यानी टर्मिनल वैल्यू को जब हम डिस्काउंट करते हैं MIRR के रेट पे तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर बन जाते हैं। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर बन जाते हैं। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कि हमने क्या किया, हमें हर साल जितना जितना CFAT मिल रहा था हमने उस CFAT को आगे रिमेनिंग लाइफ के लिए, ध्यान रखना, रिमेनिंग लाइफ के लिए री इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग लाइफ के लिए री इन्वेस्ट किया। और फिर अंत में जो टर्मिनल वैल्यू आई उस टर्मिनल वैल्यू को आज की वैल्यू के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर रख दिया। जब टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर रखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो जो रेट आपके पास आएगा वो रेट MIRR कहलाएगा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, बोलिए ये बात भी समझ आ गई? एक मेथड आपका ये बचा है पे बैक रेसिप्रोकल, है ना। ये भी देख लेते हैं, मेथड नंबर 9, पे बैक रेसिप्रोकल। ये क्या कहता है? ये रेसिप्रोकल होता है पे बैक पीरियड का, पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल। इसका फॉर्मूला क्या है? आपको हर साल कितना इनफ्लो मिल रहा है अपॉन आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की है। मतलब याद करो, पे बैक पीरियड में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर हर साल सेम इनफ्लो आता हो, हर साल सेम इनफ्लो आता हो, मान लो हर साल 2 लाख रुपए का इनफ्लो आता है और आपने शुरू में मान लो 20 लाख रुपए लगाए हैं, तो आपका पे बैक पीरियड कितना होगा? मैंने क्या कहा था पे बैक पीरियड कैसे आएगा? आपने शुरू में लगाए 20 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट और हर साल की इनकम हर साल का CFAT कितना मिल रहा है? 2 लाख। तो आप बोलोगे 10 साल। इसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। अब इसे उल्टा कर दो, इसी फॉर्मूला को उल्टा कर दो। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं बोलूं पे बैक रेसिप्रोकल, तो उसका मतलब है आप ये देखोगे हर साल आपको कितने पैसे मिलते हैं और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। हर साल आपको कितने पैसे मिलते हैं अपॉन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो उल्टा कर दिया। मतलब हमने पे बैक पीरियड में जो फॉर्मूला शॉर्टकट वाला यूज़ हो रहा था ना, पे बैक पीरियड में जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, हमने उसे रेसिप्रोकल कर दिया। इसीलिए इसका नाम है पे बैक रेसिप्रोकल। इसका मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड। ये परसेंटेज में निकालते हैं, इसे इंटू 100 करके निकालते हैं। ये एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ होता है IRR की। मतलब IRR का तुक्का है, ये IRR का एस्टिमेट है, IRR की कच्ची वैल्यू है, पक्की वैल्यू नहीं IRR की, बट IRR का तुक्का मिल जाता है इससे कि कितना % IRR होगा, उसके आसपास IRR होगा बेसिकली, ये पता लग जाता है। जैसे सोचो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 20,000 और आपको हर साल का इन्फ्लो मिलता है 4,000। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में लगाए थे 20,000 और आपको हर साल मिल रहे हैं 4,000। तो आप मुझे बताओ आपका पे बैक पीरियड कितना होगा? पे बैक पीरियड होगा, आपने शुरू में लगाए थे 20,000 और आपको मिल रहे हैं हर साल 4,000, तो आपके 5 साल का समय लगेगा। यानी 5 साल में पैसा रिकवर होगा, 5 साल में रिकवर होगा। अब इसे उल्टा कर लो कि हर साल कितने % पैसा रिकवर होगा। तो आप बोलोगे हर साल 4,000 मिल रहे, टोटल वैल्यू 20,000 है, इंटू 100 करो। तो यानी हमें हर साल पे बैक रेसिप्रोकल हमारा 20% का है। यानी हमारा पे बैक रेसिप्रोकल 20% का है। इसका मतलब हमने जो पैसा लगाया है हमें हर साल 20% पैसा वापस आ जाता है। यानी हमने जो पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगाया है हमें उसमें से हर साल 20% पेमेंट वापस मिल जाती है। हमें हर साल उसमें से 20% पेमेंट वापस मिल जाती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? बोलिए ज़रा, क्या आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा? पक्की बात है, समझ आ गया? एब्सोल्युटली नो डाउट। जल्दी बताइए मुझे। इसी के साथ हमारे बेसिक मेथड्स कवर हो जाते हैं, लेकिन अभी चैप्टर कवर नहीं हुआ है। अभी तो बहुत सारी टाइप्स और सब टाइप्स बचानी है मुझे। तो आइए मैं मेन जो मुझे टाइप नज़र आती हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो सारी तो नहीं कर पाएंगे, बट जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं उतनी कर लेते हैं, है ना। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में
एक होता है सिर्फ आउटफ्लो वाला क्वेश्चन, एक होता है जिसमें आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों होते हैं। मतलब दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आउटफ्लो वाला, आउटफ्लो एंड इनफ्लो वाला। ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादातर एग्जाम में आउटफ्लो एंड इनफ्लो वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर सब प्रोजेक्ट्स की लाइफ इक्वल है, मान लो अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें दो मशीन्स की बात हो रही है, मशीन ए मशीन बी, और दोनों की लाइफ इक्वल है, तो क्वेश्चन आसान है। क्यों? आप दोनों को सॉल्व करो, दोनों में से जिसका एनपीवी ज़्यादा है उसे सिलेक्ट कर लो। सिंपल। आप दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करो, दोनों में से जिसका एनपीवी अधिक है उसे सिलेक्ट कर लो, ये खत्म हो गया जी आंसर। लेकिन अगर अनइक्वल लाइफ है, अनइक्वल लाइफ कहने का मतलब होता है एक मशीन चलेगी 5 साल, दूसरी मशीन चलेगी 8 साल। अब इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? अगर 5 साल वाली मशीन का एनपीवी निकालोगे कम आएगा, 8 साल वाली मशीन का एनपीवी ज़्यादा आएगा, बट वो कंपेयर नहीं हो सकती ना। एक 5 साल में कमा रहा है, एक मशीन 8 साल में कमा रही है, तो उन्हें कंपेयर कैसे करोगे? इसलिए अब आप उन्हें डिवाइड कर दोगे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ लाइफ से। किससे? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ लाइफ से। यानी अगर जो मशीन 5 साल की है उसके 5 साल के पीवी फैक्टर के सम से डिवाइड कर देंगे। मतलब 5 साल का पीवी फैक्टर निकालो, उन्हें ऐड करो और उससे डिवाइड कर दो एंड में, उसके एनपीवी को एंड में डिवाइड कर दो। मतलब क्या करेंगे, मैं इधर समझाता हूँ। जैसे देखो, आपके पास दो मशीनें हैं, एक 5 साल चलेगी, एक 8 साल चलेगी, ठीक है। आप दोनों की एनपीवी निकालो। आपने दोनों की एनपीवी निकाल ली, एनपीवी निकालनी अब आपको आती है, हाँ जी। आपने पहली मशीन की एनपीवी निकाल ली ₹X, दूसरी मशीन की एनपीवी निकाल ली ₹Y। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ये दोनों वैल्यू X और Y कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है कंपेरेबल? रीज़न दो, क्यों नहीं है कंपेरेबल? कोई रीज़न तो होना चाहिए, आप बताओ। क्योंकि अनइक्वल लाइफ है। ये दोनों मशीनें इसलिए नहीं है क्योंकि इनका बेस सेम नहीं है, इनका ईयर सेम नहीं है। एक मशीन 5 साल कमा रही है, एक मशीन 8 साल कमा रही है। कंपेयर कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। अब आप क्या करो, अगर देखो कोई ये कहे, देखो दो लोग हैं आपके सामने, एक कह रहा है कि मैं 5 साल में इतना कमाता हूँ, एक कह रहा है मैं 8 साल में इतना कमाता हूँ, तो आपके पास तरीका पता है क्या है? दोनों की एनुअल अर्निंग पता लगा लो, दोनों की एनुअल अर्निंग पता लगा लो। बोलो भैया एक साल में कितना कमाते हो? अगर मुझे दोनों की एनुअल अर्निंग पता लग गई, फिर मैं उन्हें कंपेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया, हमने इस एनपीवी को लिखा, हमने इस एनपीवी को लिखा, दोनों की एनपीवी लिखा। अब क्योंकि ये 5 साल का है तो इसे 5 साल के पीवी फैक्टर के सम से डिवाइड कर दिया, 5वें साल के पीवी फैक्टर से डिवाइड नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली 5th ईयर वाला पीवी फैक्टर लो, ना 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 ना। मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन सबके पीवी फैक्टर को ऐड करो और फिर उससे डिवाइड करो। यानी आपने क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड करना है। क्या कहा मैंने? आपने जो डिवाइड करना है वो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से करना है। समझ गए आप? तो आप क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड करो। ऐसे ही यहाँ पे 8 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड करो, 8 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। फिर जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? फिर जो आंसर हमारे पास आएगा उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है जी, यहां तक की बातें भी आपको अगर क्लियर है तो देखो। और अगर एक क्वेश्चन सिर्फ आउटफ्लो वाला क्वेश्चन है जिसमें इनफ्लो है ही नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है बट आएगा तो बहुतों के मार्क्स खाएगा वो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें सिर्फ आउटफ्लो ही आउटफ्लो है, इनफ्लो है ही नहीं, तो हम पता है किसे चुनेंगे? जिसमें खर्चे कम हो रहे हो। जैसे एग्जाम्पल लो, अब आपने कार खरीदनी है। आप मुझे एक बात बताना, आप गाड़ी चला, आपके घर में गाड़ी है, आपकी गाड़ी क्या कुछ कमाती है आपके लिए? नहीं कमाती। लेकिन फिर भी खर्चा है, उसमें सिर्फ खर्चा है आपका, लेकिन आपने रखी तो ही है ना अपने घर में। तो जब आपकी गाड़ी कुछ कमाती नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसे रखा हुआ है, वो ओनली आउटफ्लो का क्वेश्चन है। तो आप ऐसी गाड़ी खरीदो जिसमें आपके कम खर्चे हों। मतलब ऐसी, अगर आप मेरे को चॉइस दूं कि भाई कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसमें आपके खर्चे कम हो, ये सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ओनली आउटफ्लो क्वेश्चन। अब ध्यान देना, फॉर्मेट फॉर ओनली आउटफ्लो क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ ओनली आउटफ्लो वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या होता है? आप देखते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी। सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपने शुरू में पैसा कितना लगाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ठीक है जी।
तो आप इधर ये देखते हो कि आपने कितना पैसा लगाया, 0 पीरियड पे मशीन खरीदी 10 लाख की, ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि आपने जितने भी खर्चे करे ना, उनको नेट ऑफ टैक्स कर दो। नेट ऑफ टैक्स। सर पहले तो कभी नेट ऑफ टैक्स नहीं करते थे लेकिन आपको समझ नहीं आता था। पता है क्यों? जब एक क्वेश्चन है जिसमें इनकम भी है और एक्सपेंस भी है, मतलब अगर मान लो, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन समझाता हूँ। मानो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमने 5 साल एक मशीन चलाई। अगर मुझे उसमें सेल्स पता है कितनी सेल्स होगी, तो मैं उसमें से जब एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से जब टैक्स माइनस करता हूँ तो टैक्स माइनस हो जाता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर उसमें डेप्शन ऐड हो जाती है ना। ये CFAT आ जाता था, याद है आपको? हर साल का CFAT आ जाएगा। यानी मैंने एक्सपेंसेस पे टैक्स बेनिफिट ले लिया। बताओ कैसे ले लिया? एक्सपेंसेस पे टैक्स बेनिफिट इसलिए हो गया बेटा क्योंकि जब मैं यहाँ पे खर्चा माइनस करूँगा 1 लाख का, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम जाएगा। यानी एक्सपेंसेस का टैक्स बेनिफिट हम लेते थे, लेकिन आज तक आपने कभी उसे देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपने अपनी आंखें नहीं खोली। अगर आप अपनी आंखें खोलते तो आपको दिख जाता कि क्योंकि हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए थे सेल्स में से, रेवेन्यू में से, तो हमें कम टैक्स देना पड़ता। कम टैक्स देने का मतलब टैक्स बेनिफिट आ गया। इसका मतलब एक्सपेंसेस का टैक्स बेनिफिट आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर एक क्वेश्चन है जिसमें सेल्स ही नहीं है, जिसमें रेवेन्यू ही नहीं है, अब सिर्फ खर्चे हैं, फिर क्या करें? तो जब हम खर्चों का टेबल बनाएंगे तो हम अपना इनिशियल आउटफ्लो तो दिखाई देंगे कि भैया हमने मशीन कितने की खरीदी, हमने इनिशियल आउटफ्लो कितने का किया है ना। 0 पीरियड पे P(1) मानो हमने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो ये 10 लाख रुपए तो हमारा आउटफ्लो है ही है। अब हम कह रहे हैं हम हर साल 2 लाख रुपए खर्चेंगे। हर साल, 1 साल से 5 साल तक हर साल हम 2 लाख रुपए खर्चेंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस हैं 2 लाख के। लेकिन जब बेटा हम हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख का खर्चा करेंगे तो उस पर टैक्स भी तो बचेगा। हर साल के 2 लाख रुपए के खर्चे पे मेरा टैक्स भी तो बचेगा। तो जो 2 लाख का खर्चा होगा उससे 30% टैक्स बचेगा। यानी वो खर्चा मुझे महसूस सिर्फ 1,40,000 ही होगा। तो यानी यहाँ जैसे आप 3 पॉइंट समथिंग आपका 5 साल का पी फैक्टर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 साल का पी फैक्टर इकट्ठा लिख दिया। 5 बार अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करी ना, इकट्ठा दिखा दिया। तो अगर मेरे को ये खर्चा यहाँ 2 लाख नहीं दिखाऊंगा, 140 दिखाऊंगा, क्योंकि खर्चा जो है मेरा 140 के हिसाब से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे हर साल मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए। दोबारा बोलो, हर साल मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन हर साल के 2 लाख रुपए खर्चे पे मेरी बचत कितने की हुई? हर साल के 2 लाख रुपए के खर्चे पे मेरी 60,000 की टैक्स की बचत है, इसलिए 1 माइनस टैक्स कर देते हैं। ठीक है जी। और एक बात, अब सर इसमें डेप्रीसिएशन का क्या होगा? डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, लेकिन डेप्रीसिएशन की टैक्स सेविंग आएगी। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन। यानी आप सिर्फ क्या निकालो, आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालो और उसे टैक्स रेट से इंटू कर दो। डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालो और उसे टैक्स रेट से इंटू कर दो कि हर साल 1 से 5 साल तक डेप्रीसिएशन पे टैक्स बचेगा। और जब टैक्स बचेगा तो वो हमारी इनकम है, उसे हम अपने माइनस करेंगे। यहाँ माइनस क्यों करेंगे आप मुझे सोच के बताओ? क्योंकि ये खर्चा है, ये भी खर्चा है, लेकिन ये बेनिफिट है। जो बेनिफिट है उसे नेट करना पड़ेगा। बेनिफिट को आपने नेट, बस इतने ही पॉइंट्स हैं। ओनली आउटफ्लो वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं ओनली आउटफ्लो वाला क्वेश्चन। इसे कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं बेटा? ओनली आउटफ्लो वाला क्वेश्चन। ओनली आउटफ्लो वाले क्वेश्चन में 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये दिखाओ आपने मशीन कितने की खरीदी, फिर आप ये दिखाओ कि जितने भी खर्चे आपने किए उनको नेट ऑफ टैक्स करके दिखाना है। वचन दो मुझे कि खर्चों को नेट ऑफ टैक्स करके ही दिखाओगे। खर्चों को नेट ऑफ टैक्स, और ये लेकिन खर्चे हैं तो ये ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, खर्चे ऐड हो रहे हैं। लेकिन जो टैक्स सेविंग ऑन देखो मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है? जल्दी बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है? नहीं सर, डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस नहीं है, तभी तो हम उसे एंड में एड बैक कर देते थे। तो डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन को हम यूज़ करते हैं टैक्स सेविंग टूल की तरह। उसे यूज़ करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। तो जितनी आप डेप्रीसिएशन पे टैक्स बचाओगे वो आपका एक तरीके का बेनिफिट है, वो आपको एक तरीके की इनकम है। तो आपने डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग कर दी, आपने डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग कर दी और उसे यहाँ दिखा दिया। बोलिए, मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? यानी आपने डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग दिखा दी। कोई डाउट तो नहीं है? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर?
बोलिए जी। परफेक्ट, परफेक्ट। कई बच्चों को ना ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड में दिक्कत आती है, उसे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, नॉर्मल डेप्रीसिएशन मेथड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल डेप्रीसिएशन मेथड का मतलब होता है कि आप नॉर्मली, आपने एसेट खरीदा 10 लाख का, आप उसे एंड में स्क्रैप वैल्यू करोगे 2 लाख, तो आपने 8 लाख को डेप्रीशिएट करना है 5 साल में, तो आप उसकी डेप्रीसिएशन निकाल लेते हो 1,60,000 ईच ईयर। नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, आप डेप्रीसिएशन माइनस करते हो, फिर टैक्स माइनस करते हो, फिर डेप्शन ऐड बैक करते हो। सिंपल, ये तो हो गई सिंपल बात। हर एसेट की अलग अलग डेप्रीसिएशन निकलती है, ठीक है जी। बट एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। अब ब्लॉक ऑफ एसेट थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। एक्चुअली में ये पढ़ाया तो आपको टैक्स में जाता है, तो जिन्होंने टैक्स ठीक से पढ़ रखी है उन्हें तो आता ही है। ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या करते हैं कि ना, हम हर एसेट को अलग अलग एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते। हम हर एसेट को अलग अलग एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते। हम जिनका सेम डेप्रिसिएशन होता है, जो सेम तरह के एसेट होते हैं, उन्हें एक गुच्छे में डाल देते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ एक मटके में डाल देते हैं, क्लास ऑफ एसेट इकट्ठा कर देते हैं। अब जब डेप्रिसिएशन होगी उस क्लास ऑफ एसेट पे होगी, तो इसमें बड़ा सिंपल सा नियम है। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते हुए मैंने कहा 10 लाख का खरीदा था, 2 लाख की उसकी स्क्रैप वैल्यू है, उसे डिवाइड बाय 5 ईयर्स कर दो, आपको डेप्रिसिएशन पता लग जाएगी हर साल की। ये सिंपल था। इसमें क्या था, हर एसेट अपने आप में डेप्रिशिएट हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ब्लॉक ऑफ एसेट में ब्लॉक में डेप्रिसिएशन होती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉक था, देखो इस डिफरेंस को समझो, यहाँ पे आप उस ब्लॉक में कितना ऐड करोगे। मानो आपने एक नई मशीन खरीदी 10 लाख की, तो 10 लाख ब्लॉक में ऐड हो गया। सोचो उस मटके में, उस ब्लॉक में 10 लाख ऐड हो गए। और अब आप उस मशीन, जैसे आपने 10 लाख उस मटके में ऐड कर दिए, पर जो पुरानी मशीन बेची है वो बेची है मान लो 4 लाख की, तो उस ब्लॉक में से 4 लाख रुपए कम हो गए, क्योंकि जब पुरानी मशीन बिकी तो वो 4 लाख की बिकी, तो वो 4 लाख रुपए माइनस। अब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे फ्यूचर स्क्रैप वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन आ रहा है कि आज हमने 10 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल बाद उसे 2 लाख की बेचेंगे, ये बात हो रही थी। यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि नई मशीन 10 लाख की खरीदी, उसे कितने का बेचोगे ना। पुरानी वाली मशीन जो बेची है वो कितने की बेची है? पुरानी वाली मशीन बेची है 4 लाख की, तो वो 4 लाख माइनस कर दो। तो यानी आपके ब्लॉक में 6 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, तो उस 6 लाख की डेप्रिसिएशन करेंगे। अब हम उस 6 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन करेंगे, ये फ़र्क है। तो बेसिक फ़र्क क्या है कि यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू लेते हैं। मतलब अगर आपने एक नई मशीन 10 लाख की खरीदी और वो अंत में 2 लाख की बिकेगी, तो 2 लाख माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपने नई मशीन खरीदी 10 लाख की, तो ब्लॉक में ऐड हो रहा है 10 लाख, ब्लॉक में 10 लाख ऐड हो रहा है। और जो पुरानी मशीन बेची वो कितने की बेची? मान लो वो 2 लाख की बेची या 4 लाख की बेची, 4 लाख माइनस कर दो, तो फिर उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट मान लेते हैं। उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगती है, इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगती है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई आपको। एक टॉपिक और है इसमें, कैपिटल रैशनिंग का टॉपिक। देखिए कैपिटल रैशनिंग क्या कहता है? कैपिटल रैशनिंग ये कहता है कि ना, हमारे पास पैसा हमेशा लिमिटेड होता है। जितना अंबानी के पास भी पैसा लिमिटेड है। मतलब जब वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, तो जिन जिन प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना पैसा उनके पास होता नहीं है। जिन जिन प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाना चाहते हैं उतना पैसा उनके पास नहीं होता, तो उन्हें रैशनिंग करनी पड़ती है। रैशनिंग का मतलब सोचना पड़ता है कहाँ पैसा लगाऊं, कहाँ पैसा ना लगाऊं। इसे बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग। ठीक है, इसमें दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट, एक होते हैं इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। डिविजिबल मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आधा भी खरीद सकते हो, प्रोजेक्ट को आधा भी खरीद सकते हो। और इनडिविजिबल मतलब जिसमें प्रोजेक्ट को आधा नहीं खरीद सकते, पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही खरीदना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सुनो। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि आप पहले कैलकुलेट करो एनपीवी, सभी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालो। यूजुअली गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो निकाल लो। फिर आप पीआई निकालो, पीआई के बेसिस पे रैंकिंग करो। आजकल आप पीआई की जगह कभी कभी एनपीवी इंडेक्स की रैंकिंग भी चल जाती है। दोनों की रैंकिंग चल जाती है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, उसके बेस पे रैंकिंग करो, या फिर एनपीवी इंडेक्स निकालो, उसके बेसिस पे रैंकिंग करो। चलो रैंकिंग कर दिया आपने। अब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। जिसकी रैंक 1 है उस पर पहले पैसा लगाओ, यानी जिसकी रैंक 1 है उस पर पहले पैसा लगाओ। और ऐसे पैसा लगाते रहो। रैंक 1 पे लगाया, रैंक 2 पे लगाया, रैंक 3 पे लगाया। अगर अंत में आपके पास स्पेयर पैसा बचे तो रैंक 3 पे भी लगा दो। पूरा ना हो तो रैंक 3 को पार्शियल इन्वेस्ट कर दो, रैंक 3 को पार्शियली इन्वेस्ट कर दो।
पूरा पैसा नहीं लगा पा रहे, तो जितना उस प्रोजेक्ट का टोटल पैसा था, ठीक है ना, टोटल उस प्रोजेक्ट की टोटल एनपीवी कितनी थी और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, उन दोनों को डिवाइड करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो जितना पैसा आप उस प्रोजेक्ट को दे पा रहे हो, जितना पैसा आप उस प्रोजेक्ट को दे पा रहे हो। ठीक है जी। मैं इसके लिए ना आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ अपनी ही मॉड्यूल में से, अपनी ही बुक में से, ताकि आपको जल्दी से ये कंसेप्ट एक क्वेश्चन करा के ख़त्म कर देते हैं इसे। कैपिटल रैशनिंग अभी के अभी पढ़ कर ख़त्म कर देते हैं, है ना। बाकी एनपीवी के प्रोजेक्ट्स, बाकी तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन कल पढ़ने वाले हैं, पर अभी जल्दी से मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसका ना एक क्वेश्चन ढूंढ लूँ और वो क्वेश्चन करा देता हूँ। एक ही क्वेश्चन से आपको पूरी की पूरी बातचीत समझा देता हूँ, कोशिश यही करूँगा कि एक ही क्वेश्चन से आपको पूरी बात समझाऊँ। ये रहा, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। मैं इसके थ्रू आपको कैपिटल रैशनिंग का टॉपिक समझाता हूँ। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन मज़ा आएगा आपको पढ़ के। देखिए, एस लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए हैं जो वो कैपिटल बजटिंग पे लगाना चाहते हैं, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द फॉलोइंग प्रपोजल आर एसोसिएटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसने बोला हमारे सामने ये 6 प्रोजेक्ट हैं और ये उनका अमाउंट है, इतना इतना पैसा उन पर लगेगा, खर्च होगा। लेकिन एक बात हो, अगर इन सब का टोटल करो तो 10 लाख से ज़्यादा आ रहा है, यानी हम सारे प्रोजेक्ट में तो पैसा लगा नहीं सकते, हम सारे प्रोजेक्ट में तो पैसा लगा ही नहीं सकते। ठीक है, और उसमें से भी एक प्रोजेक्ट जो 2 है वो तो वैसे ही नुकसान वाला है, उसे तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो। बताओ क्यों रिजेक्ट कर दो? क्योंकि उसकी जो पीआई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, वो 1 से कम है। क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 1 से कम है, इसलिए इसे तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो। 1 से कम वाली प्रॉफिटेबिलिटी में तो हम पैसे ही नहीं लगाएंगे। 1 से कम मतलब हम 1 रुपया लगा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं 95 पैसा, तो इसे तो वैसे ही हम अपने क्राइटेरिया से ही हटा देंगे, इसे तो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास बचे 5 प्रोजेक्ट, 1 3 4 5 6। इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। क्या इन प्रोजेक्ट का टोटल भी 10 लाख से ऊपर है? हाँ, इन प्रोजेक्ट का टोटल भी 10 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तो हम सारे प्रोजेक्ट में तो पैसा लगा नहीं सकते। सिंपल सी बात है, हम क्या सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम उन प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जिनमें हम सबसे ज़्यादा कमा सकते हो। तो क्या करेंगे, पहले एक बात बताओ, पीआई का मतलब होता है पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। तो अगर मैं पीवीसीओ इससे मल्टीप्लाई कर दूं, पीआई इंटू पीवीसीओ कर दूं, तो पीवीसीआई आ जाएगा। मतलब अगर मैं पीवीसीओ को पीआई से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास पीवीसीआई निकल आएगा। और पीवीसीआई और पीवीसीओ को माइनस कर दूं, मतलब जो पीवीसीआई आएगा और पीवीसीओ माइनस कर दूं, तो एनपीवी आ जाएगा। क्योंकि पहला स्टेप क्या था, आप स्टेप को याद रखो, पहला स्टेप था कैलकुलेट करना है एनपीवी। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट करना है एनपीवी। तो चलिए पहले एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। आइए, हमने क्या किया, हमें पीवीसीओ गिवन था, पीआई भी गिवन था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पीवीसीआई आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पीवीसीआई आ गया। अब पीवीसीआई में से पीवीसीओ को माइनस कर दिया, पीवी इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर दिया, तो एनपीवी आ गया। ये हमारी एनपीवी आ गई। जिसमें नेगेटिव है वो तो रिजेक्ट कर दो। देख रहे हो, मैंने प्रोजेक्ट 2 को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब इस पर डॉट 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 डाल के इसे काट दिया है कि इधर तो पैसे लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अब ये हमारी एनपीवी आ गई। अब एनपीवी के हिसाब से रैंकिंग नहीं करनी, रैंकिंग करनी है पीआई के हिसाब से। तो यानी अगला स्टेप है कैलकुलेट पीआई एंड रैंकिंग एज पर पीआई। तो आप पीआई के हिसाब से, ये जो पीआई है इसके हिसाब से रैंकिंग करो। तो इसमें रैंक में 1 कौन आएगा, ये सबसे ज़्यादा है तो ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये भी रैंक 2 है, ये दोनों रैंक 2 है, क्योंकि इन दोनों की पीआई बराबर आ रही है, इसलिए इन दोनों की रैंक 2 है। फिर ये रैंक 3 है और ये रैंक 4 है। ठीक है जी, ये बात आपको रैंकिंग तो समझ आ गई। चलो, हमें रैंकिंग भी समझ आ गई, यानी हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने एनपीवी भी निकाल लिया, हमने पीआई भी निकाल ली, पीआई तो दिया ही हुआ था, और हमने रैंकिंग भी कर ली। अब आप रैंकिंग के हिसाब से पैसा लगाना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग फंड्स फ्रॉम रैंक 1। अब आप रैंकिंग के हिसाब से पैसा लगाओ। आइए, तो आप सबसे पहले एक बात हो, इसमें रैंक 1 ये है, तो सबसे पहले ये पैसे इन्वेस्ट होंगे। हमारे पास 10 लाख हैं, याद रखना,
और हम मान रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। प्रोजेक्ट आर डिविजिबल मतलब मैं इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कराऊंगा आपको। कैसे? मैं इसी क्वेश्चन को डिविजिबल मान के भी कराऊंगा और इनडिविजिबल मान के भी कराऊंगा, दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है। पहले डिविजिबल मान के करते हैं। देखो, हमने प्रोजेक्ट रैंक 1 में पैसे लगाए, यानी प्रोजेक्ट 1 में लगाए 3 लाख। रैंक 1 में कितने पैसे लगे थे? 3 लाख इन्वेस्ट हुए थे, ठीक है। मैंने गलती से पहले PVCI को देख लिया था। PVCO इन्वेस्ट होना है, मतलब हमने कितना पैसा लगाना है प्रोजेक्ट में? 3 लाख। अब एक बात बताओ, 3 लाख लगा दिए और NPV कमा लिया 66,000 का। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? अभी आगे मत जाओ, अभी पहले खाली इतनी बात बताओ, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मुझे एक जवाब दो, क्या हमारे पूरे पैसे खर्च हो गए हैं या पैसे बचे हैं? आप मुझे बताओ, हमारे पूरी इन्वेस्टमेंट हो गई है या अभी इन्वेस्टमेंट बची है? अभी बची है, क्योंकि 10 लाख थे, 10 लाख में से 3 लाख खर्च हुए हैं, तो 7 लाख बचे हैं। चलो फिर रैंक 2 के पास चलते हैं। तो अब रैंक 2 एक्चुअली में देखो, रैंक 2 2 बार है। रैंक 2 को अगर आप देखोगे तो रैंक 2 2 बार है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट में पैसे लगाओ, इधर भी और इधर भी, इन दोनों में पैसे लगाओ। तो हमने प्रोजेक्ट नंबर 3 और प्रोजेक्ट नंबर 5 को उठाया, दोनों में पैसे लगाए, दोनों की NPV कमाई। अब हमारे टोटल पैसे कितने लग चुके हैं? 8.5 लाख। अब हमारे टोटल पैसे, अभी नीचे वाला मत देखो, अब इतना बताओ, हमारे टोटल पैसे कितने लग चुके हैं? 8.5 लाख। और हम कौन सी रैंक तक पैसा लगा चुके हैं? हम रैंक 2 तक पैसा लगा चुके हैं। हम रैंक 2 तक पैसा लगा चुके हैं। अभी हमारे पास पैसा बचा है, जल्दी बताओ, क्या हमारे पास फंड्स अभी भी बचे हैं? क्या हमारे पास इसके बाद भी फंड्स बचे हैं? बताओ हाँ या ना। जी हाँ, बचे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 लाख थे, हमने 10 लाख में से 8,50,000 स्पेंड कर दिए। हमने 10 लाख में से 8,50,000 स्पेंड कर दिए, तो बचे कितने? 1.5 लाख अभी भी बचे। और हमें रैंक 3 पे लगाने हैं, तो रैंक 3 को देखो, रैंक 3 है 4.5 लाख का। क्या हम रैंक 3 पूरा खरीद सकते हैं? क्या हम रैंक 3 में पूरे पैसे लगा सकते हैं? नहीं, हमारे पास सिर्फ 1,50,000 ही बचे हैं। हमारे पास बचे ही 1,50,000 है, जबकि रैंक 3 में तो 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यानी हम इसमें 1/3 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास 150,000 है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कीमत 450 है, तो हम इसमें से 1/3 प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब हम प्रोजेक्ट को 1/3 खरीद सकते हैं, 1/3 प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं। तो चलो, अब हम रैंक 3 पे पैसे लगाएंगे, यानी प्रोजेक्ट नंबर 4 पे पैसा लगाएंगे। बट 4.5 लाख हमारे पास नहीं है, तो हम सिर्फ 1.5 लाख लगाएंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास, है ना। तो हम कहेंगे कि देखो, हम 81,000 कमा रहे हैं। हम कितने कमाते इस प्रोजेक्ट में से? 81,000 कमाते अगर पूरा पैसा लगाया होता। भाई 81,000 तो आप तब कमाते ना जब आपने 4.5 लाख रुपया पूरा लगाया होता, अगर आपने पूरे पैसे लगाए होते। लेकिन आपने तो लगाए ही 1.5 लाख हैं खाली। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप 81,000 तो तब कमाते जब आपने 4.5 लाख रुपए पूरे लगाए होते, तब कमाते ना। तो आपने तो कल लगाए सिर्फ 1.5 लाख है, तो आप कितना कमाओगे? तो आपने इसे यूनिटरी मेथड से अपोर्शन कर दिया कि आप 27,000 कमाओगे, 1/3 कमाओगे। इस पैसे का 81,000 का 1/3 कमा रहे हो आप। अब इसे टोटल कर लो, आपके पास टोटल NPV आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है। क्या आप सबको समझ आ गया? अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? जल्दी बताइए। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? क्लियर है? गुड। अब अगर अगली बात, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होते, फिर अगर प्रोजेक्ट ऐसे टुकड़े में नहीं खरीद सकते थे, फिर क्या करते? जैसे मैं कई बार क्लास में एग्जांपल लेते हुए बताता हूँ कि आप मैंगो खरीदने गए हो। अब मैंगो आधा नहीं खरीद सकते। मान लो मैंने तराजू पे 2 किलो मैंगो तोलने के लिए रखे, अब वो ज़्यादा हो गए, तो थोड़ा एक मैंगो निकालूंगा, कोई और रखूँगा, फिर कोई और निकालूंगा, कोई और रखूँगा। कॉम्बिनेशन मेथड। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जब इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब इनडिविजिबल प्रोजेक्ट होते हैं, तो NPV रैंकिंग वगैरह तो देख लो, उससे हेल्प मिल जाती है। फिर आप कॉम्बिनेशंस बनाते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हो, और आप एम करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा NPV कमाओ। यानी आप क्या सोचते हो? अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास 3 कॉम्बिनेशन हैं, तो आप क्या चाह रहे हो? आपने ऐसे जितने भी बना सकते हो, मैंने 3 बनाए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 3, 4, 5 में पैसा लगाया ताकि 10 लाख पूरे इन्वेस्ट हो जाए और NPV की कमाई आ जाए 191,000। 135 को सिलेक्ट किया। देखो 2 को कभी भी नहीं करना, 2 को तो कभी भी नहीं करना, क्योंकि 2 तो बेकार है, 2 को तो इग्नोर कर दो, है ना। फिर आपने 135 को देखा, 135 में आपने PVCO का टोटल किया और आपने NPV निकाली।
और आपने ये देखा कि देखो PVCO से NPV कैसे आएगी। अब यहाँ पे आपने इन 3 प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और 1.5 लाख आपका स्पेयर बच गया, वो वेस्ट हो गया एक तरीके से, वो पैसा यूज़ नहीं हुआ, तो इसकी NPV इतनी आई। फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाया 356 का, इस कॉम्बिनेशन में पैसे ज़्यादा लगे लेकिन कमाई कम है, तो इसलिए इसे भी रिजेक्ट कर दो, इसे भी रिजेक्ट कर दो, इसे सिलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा भी हाईएस्ट आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो और आप NPV भी हाईएस्ट अर्न कर पा रहे हो। जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा NPV कमा पाओगे, जहाँ पे आप हाईएस्ट NPV कमा पाओगे, वो बेस्ट है। जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा NPV कमा पाओगे वो बेस्ट है आपके लिए। क्या मेरी बात समझ गए आप, मैंने क्या कहा? कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? मतलब हमें बेसिकली अचीव क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें अचीव करना है तो हमें अचीव क्या करना है? आप बताइए, हमें अचीव क्या करना है? आप मुझे ये बताइए कि हमें अचीव क्या करना है। तो आप ये बोलोगे कि सर हमें अचीव ये करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा NPV अचीव कर पाएँ। करेक्ट, हम ज़्यादा से ज़्यादा NPV अचीव कर पाएँ, वही हमारे पास लॉजिक है, वही हमारा मेन टॉपिक है, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्या आपको यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई? क्या मैं मान के चलूँ कि आपको मोटे मोटे तौर पे अभी तक मैंने भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है ना? बात तो समझ आ रही है ना कि हमारे को मैक्सिमाइज करनी है NPV, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे आपको आज अभी तक कैपिटल बजटिंग टॉपिक के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉपिक के मेजर टॉपिक याद आने लगे हैं। अभी मैंने इनके क्वेश्चन नहीं कराए, क्वेश्चन मैंने कराने हैं, सो डोंट वरी, क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, बट आई होप टॉपिक याद आ रहा है, टॉपिक रिकॉल कर पा रहे हो आप अच्छे से। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि टॉपिक अच्छे से आते होंगे तभी आपके क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे, ठीक है ना? बेटा कल की क्लास में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो कुछ बच्चे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ बच्चे इस बात को रिजेक्ट करेंगे, सर आपने 2 दिन लगा दिए कैपिटल वेस्टिंग पे। बेटा मेरी बात को समझो, कैपिटल वेस्टिंग और WCM बड़े चैप्टर हैं, इनमें 2-2 दिन लगने दो, मेरे को ना कंसेप्ट रिवाइज कराने दो पहले, क्योंकि इसमें मैं सीधा क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेडी थे मेरे पास आज, ये आप देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि पहले मुझे आपको प्रैक्टिस करा देनी चाहिए फॉर्मेट्स की, नॉलेज की, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा बेटे, चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं, कल करा दूंगा, ठीक है? कल आओगे ना? हाँ, बस आपने एक काम करना है, कल कंसेप्ट रिवाइज करके आना सारे। ये वाली वीडियो 2 बारी दोबारा देख लेना, चाहे 2x पे देख लो, मतलब इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना 2x पे, वीडियो पड़ी रहेगी चैनल पे, 2x पे दोबारा देख लेना, ठीक है जी? एक बच्चा कह रहा है इसके ना क्वेश्चन भेज दो। हाँ ये अच्छा काम आपने बताया कि सर हमें क्वेश्चन भेज दो, मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ भाई अभी के अभी। ये लो जी, मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया। अच्छा बेटे मैं तो क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अपने इन सेशंस को दोस्तों के साथ शेयर भी करो और बाकी सब बच्चों को बताओ भी सही कि हमारी क्लासेस CA-nitinguru.com पे अवेलेबल है, और बहुत अमेजिंग बच्चों का रिव्यू आ रहा है। ज़रूर अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए हमारी क्लासेस, ठीक है? अगर आप हमारी सर्विसेज से खुश हैं तो, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा ज़बरदस्ती करो, अगर आप हमारी क्लासेस से, हमारी सर्विसेज से, मेरे पढ़ाने से खुश हैं तो ज़रूर अपने जूनियर्स को रेफ़र करो। चलिए मिलेंगे कब? अच्छा पहले बताओ टेस्ट दे कौन कौन रहा है? मैंने आज लीडर बोर्ड भी शेयर किया था, लीडर बोर्ड देखा है आपने? लीडर बोर्ड देखा आपने कि नहीं देखा? कौन कौन टेस्ट दे रहा है? मैंने मार्क्स बताऊँ मैं बच्चों के, मैंने अभी तक जो देखे हैं, वैसे और भी बच्चे थे, बट आज के लीडर बोर्ड में लवी वाधवानी, अमन श्रीवास्तव, जसकरण सिंह, चाहत अग्रवाल, रूपाली संतोष पसलारकर, मुकेश राजपूत, विकास झा,
सौरभ शर्मा, नागेश घिवारे, कनिष्का तिवारी, इनमें से कोई बैठा है आज इस सेशन में? अच्छा, जो स्कोर हम काउंट करते हैं ना लीडर बोर्ड में, वो पहली बारी के अटेम्प्ट का होता है। अगर आप उसी टेस्ट को दे तो 2-3 बारी सकते हो, लेकिन जब आप 2-3 बारी टेस्ट देते हो उसे काउंट नहीं किया जाता। चलिए, कल मिलते हैं, फिर कल बात करते हैं, ठीक है? अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, और अगर लगता है ना भी पढ़े नहीं हो तो पहले पढ़ो फिर टेस्ट दो, क्योंकि पहला अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का। चलिए, टेक केयर।